ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो कि आपकी यूपी के जीके की मॉक टेस्ट का क्लास होती है, जिसमें हम कई सारे टेस्ट कर चुके हैं और आपका 44 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने 44 टेस्ट नहीं देखे हैं तो आपके सामने प्ले लिस्ट बनी हुई है, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप उन 44 टेस्ट को कर सकते हैं। अगर आपने वो 44 टेस्ट लगा लिए तो मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप यूपी पुलिस का ही नहीं किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस के बारे में, तो आज आपका 45 नंबर का टेस्ट है। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो साथी आने वाले हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। रवि सोलंकी भाई गुड इवनिंग, हैकर भी जुड़ चुके हैं, एएसपी, एमएलपी, प्रजापति गर्ल, अकड़ू पंडित, पूजा, तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, तो आप भी इस सेशन को शेयर कर दीजिए जितने भी साथी हैं। एएसपी, हाँ, और कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एक होमवर्क दिया था, भले ही किसी ने किया हो या ना किया हो, लेकिन 2 लोगों ने जरूर किया। एक हैं रेशमा खातून और दूसरे हैं एएसपी एमएलपी। इनके द्वारा ही आंसर दिए गए थे जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे। तो भाई इस तरीके से आप जुड़ोगे और आपको आंसर भी देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि हाँ आप लोग इन्वॉल्व होते हो। ठीक है। सुशीला मौर्य गुड इवनिंग, तो सभी को गुड इवनिंग। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आपका मॉक नंबर 45 है। इस 45 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। गोमती गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं अगले पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। और पहला क्वेश्चन आ चुका है, दिल से, हाँ होमवर्क नहीं करते हम, कोई बात नहीं है, नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन तो करना जरूरी होता है, होमवर्क करो या ना करो, लेकिन क्वेश्चंस आपका करना जरूरी है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए कहता है 2012 में, बी कहता है 2014 में, सी है 2016 और डी है 2018। तो जल्दी से बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? और यहां पे अकड़ू पंडित ने आंसर दिया है 2016, टारगेट वर्दी ने 2014, हैकर ने बी आंसर तुक्का लगा दिया, वर्दी ने सी, और हैकर का 2014। ठीक है। शेखर राज गुड इवनिंग। शेखर राज आपका भी स्वागत है। अब बात करते हैं, इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी अगर आपने दिया है 2014 जो आंसर दिया है उनका आंसर सही है। अकड़ू पंडित तुक्का हो या कुछ वो गलत है। ठीक है। 2014, हाँ जी हैकर राइट है, 2014 जो है वो यहां पर सही हो जाएगा। और ये यूनिवर्सिटी कहां पर है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी है कहां पर? ये झांसी में है। और अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी किसका पार्ट है? ये आपका बुंदेलखंड का पार्ट है। अगर ये बुंदेलखंड का पार्ट है तो बुंदेलखंड में अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख इंस्टीट्यूट कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र का अगर प्रमुख इंस्टीट्यूट भी पूछा जाए तो वो भी आपका कौन सा होगा? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। तो ये कहां पर है? झांसी में है, और झांसी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, इसलिए बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख संस्थान है। और इसमें कृषि से रिलेटेड पढ़ाई होती है, कृषि से रिलेटेड इसमें शोध होते हैं, रिसर्च होती है। और इसी परिसर की बात करें, यानी इस कृषि विश्वविद्यालय के अंदर, इसी विश्वविद्यालय के अंदर, इसी परिसर में एक आपका क्या है? चारागाह है, यानी भारतीय चारागाह का अनुसंधान केंद्र है। तो हम कह सकते हैं भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वो आपका भी झांसी में है। भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? ये भी आपका कहां पर? झांसी में है। और अगर आप पूछा जाए झांसी में कहां पर, तो आपका ये है रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर है। ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे चारागाह अनुसंधान केंद्र की बात करें या फिर रानी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये क्या है? ये आपके झांसी में है। जितेंद्र भैया आप आए कि नहीं? गुड इवनिंग खातून, रेशमा खातून स्वागत है। शेखर राज, हाँ जी रानी लक्ष्मीबाई।
ठीक है, पहला गलत हो गया, कोई बात नहीं कॉमती, आगे सही होंगे, और अगर गलत हुआ है तो आपको सही पता भी चल गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब मैं बात करूं कि झांसी की बात आती है, तो झांसी में एक स्टेशन है, तो झांसी स्टेशन का नाम बदला गया 2021 में, झांसी स्टेशन का नाम बदला गया। उस स्टेशन का नाम क्या रखा गया? तो झांसी स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? रानी लक्ष्मीबाई। क्या किया गया? रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई। ठीक है, क्या किया गया है? गुड इवनिंग ऋतु कुमारी। तो यहां पे वीरांगना लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई आपका रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो यहां पे किसका नाम चेंज हुआ? झांसी के स्टेशन का नाम चेंज हुआ और वीरांगना लक्ष्मीबाई रखा गया। ऐसे ही आपके कई सारे स्टेशन के भी नाम चेंज हुए हैं। तो मैं स्टेशन की भी अगर बात करूं तो फैजाबाद का नाम चेंज हुआ। क्या? फैजाबाद को बनाया गया अयोध्या। फैजाबाद को क्या बनाया गया? अयोध्या स्टेशन बनाया गया। और बात करें अयोध्या के अलावा और किसका चेंज हुआ है? इलाहाबाद को आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद का चेंज होकर प्रयागराज हुआ है। एक है मुगल सराय, तो मुगल सराय का भी नाम चेंज किया गया था, और मुगल सराय स्टेशन का नाम जो किया गया था चेंज, वो क्या है? वो है आपका दीनदयाल उपाध्याय। तो अभी प्रेजेंट में इस स्टेशन का नाम क्या है? दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी किसी ने नहीं दिया था, कि वाराणसी में बनारस के नाम से एक स्टेशन अभी हाल ही में बनाया गया। तो आपका एक स्टेशन था मंडू आरडी, मंडू आरडी स्टेशन था आपका बनारस में, और इसका नाम चेंज किया गया, और इसका नाम चेंज करके कर दिया है क्या? बनारस स्टेशन। तो आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन क्या हो गए? स्टेशन से रिलेटेड भी आपके सामने हो गए, और आपने जो पढ़ा झांसी के बारे में, तो आप यहां पर झांसी के भी बारे में पढ़ लिया है। अगर बात करें कृषि की बात आ रही है, तो भारत के कृषि मंत्री की बात करें तो भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो भारत के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो पहले आपके कहां के? एमपी के सीएम हुआ करते थे। अगर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही। ठीक है, मणिकर्णिका नाम, हाँ जी, मणिकर्णिका नाम जो भी है रानी लक्ष्मी का ही नाम है। हैकर लीजेंड बिल्कुल सही है। हाँ, मुझे पता है, मैंने बता दिया कि केवल 2 लोगों ने होमवर्क किया था, रेशमा खातून ने और इसके अलावा एएसपी एमएलपी ने, इन दोनों ने ही आंसर दिए थे, बाकी किसी ने नहीं। वाराणसी से कोई शिवराज सिंह, हाँ जी। तो इसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके सामने। क्या कहता है? कहता है हुमायूं नामा किस भाषा का या किस भाषा में है? ऑप्शन ए है उर्दू, बी है तुर्की, सी है फारसी, डी है अरबी। तो हुमायूं नामा किस भाषा में लिखा गया है? गिरना भी जरूरी होता है और औकात का पता चलता है जब निकालेंगे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम, तो औकात का पता चलता है भाई। यूपी कांस्टेबल का एग्जाम निकालोगे तो आपकी औकात बढ़ेगी। ठीक है, पता नहीं चलेगा सबको, और लोगों को जरूर पता चलेगा कि आपकी बढ़ चुकी है। जय श्री राधे भाई महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। टारगेट वर्दी ने सी आंसर। तो यहां पे आंसर आ रहा है महादेव का, ऋतु कुमारी का, हैकर का, टारगेट वर्दी, सभी के जो आंसर आ रहे हैं सी आंसर आ रहे हैं। फारसी में लिखा गया। रेशमा खातून का आंसर भी सी है। एएसपी एमएलपी का आंसर आया है बी। तो हुमायूं नामा की अगर बात करें तो हुमायूं नामा की भाषा जो है वो क्या है? वो फारसी है। अगर आपसे ये पूछा जाए हुमायूं नामा को लिखा कितने था? पवन प्रजापति, राधे राधे भाई, एएसपी एमएलपी बी नहीं है, सी होगा इसका आंसर, फारसी में। हुमायूं नामा की बात की जाए तो ये हुमायूं नामा को लिखा किसने था? इसको रिटन बाई किसका कहेंगे? क्या? गुलबदन बेगम। तो इसने किसने लिखा था? ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। और ये गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन थी? हुमायूं की बहन थी, और इसके अलावा कह सकते हो बाबर की बेटी थी। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया। अगर मैं बात करूं हुमायूं नामा से पहले कौन थे? बाबर थे। तो बाबर का भी आपका क्या हुआ? बाबर के लिए भी कुछ बुक लिखी गई, और बाबर के लिए क्या लिखा गया? बाबर नामा। तो बाबर की लिखी गई बाबर नामा, और ये इसको लिखने वाले कौन थे? बाबरनामा। बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया? तो बाबरनामा को लिखा गया तुर्की भाषा में। तो इसको जो आपका आंसर आ रहा है एएसपी, तो तुर्की भाषा जो है वो तुर्की भाषा किसकी थी? बाबरनामा की थी। और इसको खुद बाबर ने लिखा, यानी बाबर की खुद आत्मकथा है। लेकिन इसका अनुवाद किया गया, यानी इसको ट्रांसलेट किया गया। तो अनुवाद करने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अनुवाद किया था किसमें? फारसी भाषा में। तो अब्दुल रहीम खाने खाना थे। इसका अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने
खाना। अब्दुल रहीम खान एक खाना के नाम से ये थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका जो बाबरनामा थी इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में अनुवाद किया इन्होंने? फारसी में अनुवाद अगर पूछा जाए तो फारसी में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खान ने खाना, लेकिन लिखा तुर्की भाषा में गया। अगर बात की जाए आपसे अकबरनामा की, तो अकबर के लिए भी लिखा गया था, अकबर की पुस्तक यानी अकबरनामा, और इसको लिखने वाले कौन थे? अकबरनामा को लिखने वाले कौन थे? अबुल फजल थे, और यह भी फारसी भाषा में लिखी गई थी। अकबरनामा किस भाषा में? फारसी भाषा में, और लिखने वाले कौन थे? अबुल फजल थे। तो ये कौन थे? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, और इसको 3 खंडों में लिखा गया था। इसको 3 खंडों में लिखा गया। इसके बाद मैं बात करूं, शाहजहां के लिए भी आपके शाहजहांनामा लिखा गया, और शाहजहांनामा भी आपका किस भाषा में है? ये भी आपका फारसी भाषा में है, और फारसी भाषा में है। तो इसको लिखने की बात की जाए तो इसको लिखने वाले थे कौन? इनायत खान। इसको लिखने वाले कौन थे? इनायत खान। ठीक है। तो आपके सामने जो मुगल साम्राज्य चला, उस मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो आपकी बुक लिखी गई हैं उनके बारे में आपके सामने है कि अगर हुमायूं नामा की बात की जाए तो आपका गुलबदन बेगम, जो कि आपकी बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी, उनके द्वारा लिखी गई। बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखी गई तुर्की भाषा में, लेकिन अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी भाषा में। अकबर नामा फारसी भाषा में लिखी गई और अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, और शाहजहां नामा फारसी भाषा में इनायत खान के द्वारा लिखी गई। ठीक है, बिल्कुल सही। अब्दुल रहीम, अबुल फजल, रेशमा खातून, बिल्कुल सही है। अबुल फजल जो है वो आपका यहां पर अकबरनामा लिखा था उनके द्वारा। ठीक है, इसके 3 खंड हैं, और इस 3 खंड में एक आपका आता है आईने अकबरी। तो आईन अबुल फजल की जगह पर कभी कभी आईने अकबरी पूछ लिया जाता है। तो आपके तीसरा जो खंड है वो आईने अकबरी है, उसको भी किसने लिखा? अबुल फजल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री शहरी, पूजा गुड इवनिंग। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बात करते हैं, ये कब हुई? और आपका ऑप्शन है 2014, बी ऑप्शन है 2015, सी कहता है 2016, और डी कहता है 2017। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां पे आपको आंसर बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि तो आपकी जो आवास योजना है इसको कब लागू किया गया था, कब आपकी ये आई थी? गुड इवनिंग, नमस्ते भाई सुभाष चंद, नमस्ते। तो आप बताइए इसका आंसर। ए आपका 2014 है, बी आपका 2015 है। तो यहाँ पे मैं बताऊं आपको आंसर देना है 2015 सुभाष चंद्र के द्वारा, टारगेट वर्दी ने 17 दिया है, और पूजा के द्वारा 15 है, हैकर महादेव सब आंसर दे रहे हैं 2015। तो यहां मैं बता दूं कि आपका यहां प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो आई थी, यानी अगर मैं कहूं ये पीएम आवास योजना है, ये शहरी आवास योजना नहीं, ये पीएम आवास योजना है। और आवास योजना आई जो आई थी वो कब आई थी? ये 2015 में आई थी। कब आई थी? 2015 में आई थी। और इसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कैसे? पीएम आवास योजना, PMAY का मतलब है पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसको डिवाइड करके क्या बनाया गया? तो एक आपका गांव के लिए, तो आपका उसको बोला गया रूरल। क्या बोला गया? रूरल। ठीक है, और एक आपका शहर के लिए, उसे क्या बोला गया? अर्बन। तो यहां पे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। ठीक है, और इसको लागू करने वाले, इसको चलाने वाले कौन थे? इसको लाने वाले थे आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये आई थी। और यहां पर बोला क्या गया था कि सभी को, भारत में जिनके पास घर नहीं है उनको 2022 तक हम क्या कर देंगे? आवास योजना के तहत सभी को हम घर देंगे। लेकिन यहां पे सभी के घर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन यहां पे इस योजना को और आगे बढ़ा दिया गया है। और अब ये योजना है तो ये कब तक है? ये 2024 तक, दिसंबर तक को इस योजना तक इसका क्या किया गया? एक्सपेंशन किया गया है, इसका विस्तार किया गया है। तो पहले ये 2022 तक थी, अब ये 2024 के दिसंबर तक है। प्रजापति बी, शेखर राज बी, प्रजापति गर्ल हेलो, आपका स्वागत है प्रजापति गर्ल। टारगेट वर्दी मत बोलिए जितेंद्र भैया, मैं जा रहा हूं अब, ओके मत बोलिए। क्या हुआ? कुलदीप यादव, चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो भी। सर जी की मेहनत को देखो, सर बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग लाइक में कंजूसी मत करो। बिल्कुल कुलदीप यादव बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आप कंजूसी ना करो। अगर आपको लगता है क्लासेस अच्छी जा रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही
जो आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा जो वीडियो है ये आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, आपका मन है, लेकिन मैं तो कहूंगा कर दीजिए। टारगेट वर्दी 2024, हाँ 24 2000 दिसंबर, सही है। जय जय जाटव भाई हेलो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कई सारी योजनाएं आई थी। तो जैसे यहाँ पे कच्चे मकान, अब होता क्या है कि आपके अगर कच्चे मकान हैं उनको क्या करेंगे, उसको पक्का बनाया जाएगा। पक्का बनाने के लिए यहाँ पे वित्तीय सहायता की जाएगी। अगर आपके कच्चे मकान है तो उनको पक्का बनाया जाएगा। अगर आपके पास में जमीन है तो जमीन में क्या दिया जाएगा, आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जमीन है तब आपको वित्तीय सहायता भी ले सकते हैं सरकार के द्वारा इस योजना में, क्या इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर। अगर आप होम लोन लेना चाह रहे हैं और होम लोन में भी आपको क्या देंगे, ये आप अगर इसके तहत आप होम लोन लेते हैं तो आपको होम लोन में सब्सिडी दी जाएगी। तो यहां पर बहुत फायदा दिया गया है और कई लोगों को आपको यहां पर आप देखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई मकान बनाए गए हैं, मिले भी हैं। ठीक है, ऑलरेडी लाइक कर चुके हो, थैंक यू। जिसने लाइक कर दिया उनके लिए थैंक यू, और जो लाइक नहीं कर रहे तो उनसे बोलूंगा आप कर दीजिए। मेरा तो मकान नहीं है घर वालों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 क्वेश्चन नंबर कहता है क्वाशी योरकर इसकी कमी से होने वाला रोग है। यानी क्वाशी योरकर एक बीमारी जो किसकी कमी से होती है ये पूछा गया है। एक भाई टारगेट वर्दी 2 बार लाइक नहीं करना है। अगर आपने दो बार कर दिया तो मैं आपसे कहूंगा कि लाइक अगर करें तो ऑड संख्या में करें, 1 बार करें या फिर 3 बार करें या फिर 5 बार करें। आप सम संख्या में और इवन संख्या में लाइक ना करें। ठीक है, चलो इस पे आ जाते हैं। टारगेट वर्दी ने आंसर दिया है बी। तो यहां पे क्या है, क्वासी योरकर किसकी कमी से होता है। ए कहता है प्रोटीन की, बी कहता है आयोडीन की, सी कहता है विटामिन सी की, और डी कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या है आंसर। और हैकर ने आंसर दे दिया है डी कि इनमें से किसी की वजह से नहीं होता। और 4 का ए है एएसपी का, बिल्कुल देखते हैं 4A एएसपी। चलिए विटामिन डी से होता है क्वासी योरकर। तो भाई मैं बता दूं क्वाशी योरकर एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, एक आपके लिक्विड का निर्माण होता है, लिक्विड का निर्माण हो जाता है जिसकी वजह से किसकी कमी से होता है वो मैं बता दूंगा। और इसमें क्या होगा, चेहरा आपका जो होता है, फेस जो होता है वो थोड़ा सा सूज जाता है या स्वेलिंग आ जाती है, जिस वजह से ये कैसा लगता है, गोल लगता है। और पेट भी आपका क्या हो जाता है, फूल जाता है। और इसी वजह से, यानी किसकी वजह से होता है, ये प्रोटीन की वजह से होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए अगर दिया है बिल्कुल सही होगा। 4 भाई 4 बार मैंने बोला, सम संख्या में मत करो, करना है या तो करो ही मत। अगर कर रहे हो तो आप 1 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वाशी योरकर है 5 प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। और इसको मरसमस के नाम से भी जानते हैं, इसको मरसमस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस बीमारी को मरसमस के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन की कमी से होता है। इस प्रोटीन की कमी से, बॉडी में प्रोटीन की कमी से लिक्विड का निर्माण होने लगता है, जिसकी वजह से आपके स्वेलिंग आ जाती है, आपका चेहरा फूल जाता है, आपका पेट फूल जाता है। 4 का ए है, हाँ जी। ऋतु कुमारी, सुभाष चंद्र, शेखर राज, हैकर, ए आंसर बिल्कुल सही है। तो प्रोटीन की कमी से होता है। अब आपके बात करूं कि आपके सामने विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, सी और डी, इस तरीके से आपके पास में विटामिन होते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा जाए विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग अगर पूछा जाएगा तो ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी आंखों के लिए फायदेमंद होता है विटामिन ए। लेकिन इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगी, यानी आपका रातौंधी का मतलब आपको रात में कम दिखेगा और दिन में दिखेगा। ठीक है, प्रणाम भाई प्रतीक चौरसिया, प्रणाम। प्रजापति गर्ल, ए आंसर। रेशमा ने भी आंसर दिया है, ए बिल्कुल सही है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी बेरी है। और आपके आगे पूछा जाए सी की कमी से, तो सी की कमी से होने वाला रोग आपका स्कर्वी है। स्कर्वी रोग आपका सी की, यानी विटामिन सी की कमी से हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है, यानी इसमें हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, और हड्डियां कमजोर पड़ जाने पर इसे क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। और विटामिन ई की कमी से यहाँ पे प्रजनन क्षमता जो होती है वो उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा अगर के
के की बात की जाए तो विटामिन के से आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी जो आपके रक्त का थक्का जम जाता है वो उसका विटामिन के की कमी हो जाने से नहीं जमता है। आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन की कमी से आपका जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। यानी आपका यहां पे क्या होगा, आपके जो थायराइड ग्रंथि हो जाती है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। अगर थायराइड ग्रंथि बढ़ती क्यों है, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है। तो यहां पे आयोडीन की कमी से आपका घेंगा घेंगा हो गया, और सी का मैंने बता दिया स्कर्वी, तो आप इनको भी नोट कर सकते हो। ठीक है, टिकट्स ई सी स्कर्वी बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र, शेखर राज, ऋतु कुमारी सी से स्कर्वी। कुलदीप यादव, पूजा जी लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई, या लाइक कर दो पूजा। कुलदीप यादव भी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपसे कि यहां पर सही विकल्प जो है उसका चयन करना है, उसका चयन करना है। यानी ए बताया, ए यहां पे यूनिवर्सिटीज दी हैं, और यूनिवर्सिटीज हैं कहां पर इसके बारे में बताना है, और ये बताना है कि इसमें से कैसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सही जगह पर बताई गई है। तो ए बोला गया है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। बी कहता है शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर है, ये कानपुर में है। सी कहता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये आपका बरेली में है। और डी कहता है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ये आपका आगरा में है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल सही है, बाकी तीन गलत हैं। हाँ जी, रिकेश सुभाष चंद्र क्या हो गया, प्रतीक चौरसिया विटामिन डी की कमी से मैं आई कम इन सर। हाँ जी, भूत राजा आप आ सकते हो, आपका स्वागत है भूत राजा। भाई शेयर कर दो, देखो रेशमा खातून की बात को मान लो, और भी कुलदीप यादव हैं, रेशमा खातून हैं, ये सब कह रहे हैं तो आप इनकी भी बात मान लो। टारगेट वर्दी भी होगा सुभाष चंद्र। आपकी क्लास लेने के लिए भाई ऐसा मत करो, अगर ऐसा है तो लेकिन अगर हुआ है तो मैं तो इसको गलत नहीं बोलूंगा, अगर ये तो सही है, क्योंकि पढ़ाई के आगे कुछ भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी बाकी चीज़ें अलग और पढ़ाई को अलग रखो। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो बाकी चीज़ें आपको अपने आप ही मिल जाएंगी। तो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को, वो शाहरुख खान का डायलॉग है, वो आप उसको फोकस करिएगा। प्रतीक चौरसिया बी, गोमती डी, शेखर राज। चलिए, तो यहाँ पे मैं बता दूं, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो गौतम विश्वविद्यालय जो है वो आपका गौतम बुद्ध नगर में ही है। तो आपका यहाँ पे डी आंसर नहीं होगा, शेखर राज, गोमती और एएसपी, यहाँ पे आपके आंसर गलत हैं। यहाँ जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। लेकिन शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय की बात करेंगे, ये कानपुर में ना होकर ये कहाँ पर है, ये कानपुर में ना होकर ये कहाँ पर है। अगर आप वहाँ आसपास से हो गए, आप अपने आप बता सकते हो। अगर कोई लखनऊ से है तो उसे पता होगा कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। ठीक है, 97 बार लाइक कर आया हूं सर, इसलिए लेट हो गए। यहाँ पे भाई यादविन स्मार्ट क्लासेस पे आप आए हो, शेखर राज भी सही कह रहे हैं, आप पढ़ाई की बातें ज़्यादा करो, उस वो बेटर रहेगा। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, अगर यहाँ पर आपका कोई वाराणसी से है, उन्हें ये मालूम होगा ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। और यहाँ से बात करें ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये आपका बरेली में है। तो यहाँ पर ये भी आपके बता दिए मैंने, गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर में ही है, गौतम बुद्ध। शकुंतला मिश्रा ये आपकी लखनऊ, संपूर्णानंद वाराणसी में, महात्मा ज्योतिबा फुले ये आपका बरेली में है। ठीक है, चलिए 5A प्रजापति गल, रेशमा खातून, गोमती गलत, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो आपको पता चल गया। हाँ जी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय आपका बनारस में है, बिल्कुल प्रतीक चौरसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्या है, गलत विकल्प का चयन करना है, इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। हाँ जी, संपूर्णानंद बनारस में, ज्योतिबा फुले बरेली में। तो ए आपका यहाँ पे विकल्प को बताना है। यहाँ पे आपके सामने दिवस दिए हैं, डे दिए हैं, जिस दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है कि आपका विश्व वानिकी दिवस जो है वो किस दिन पड़ता है, विश्व विरासत दिवस जो है वो किस दिन है, यहाँ पे बताना है गलत कौन सा है। तो वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है वानिकी दिवस। सुभाष चंद्र ए आंसर। चलिए देखते हैं बी आंसर, अखिल सर हैं तो अखिल सर आएंगे तो फिर वो पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है गोमती।
6 का बी पूजा, 6 का बी। चलिए देखते हैं, सुभाष चंद्र ने ए आंसर दिया। ठीक है, यहां पे क्या होगा, विश्व वानिकी दिवस की बात करते हैं तो विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, ये ऑप्शन तो आपका सही है। विश्व विरासत दिवस की बात करेंगे तो यहां पे दिया है 18 मई, लेकिन आपने जो बी आंसर दे रहे हैं एएसपी, जय जाटव, कुमारी गोमती, एएसपी एमएलपी, तो यहां पे जो आंसर होगा वो आपका यही हो जाएगा, क्योंकि 18 मई को नहीं है, ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी के आपके ऑप्शन जो दिख रहे हैं ये आपके ऑप्शन सही हैं। ठीक है, सी जो है ये सभी जानते हैं कि ओजोन परत आपका यानी ओजोन परत का संरक्षण दिवस है, या ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सारी चीजें सही हैं। हाँ जी, हैकर बिल्कुल सही है, विरासत दिवस जो है वो आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहाँ पे फिर आ गया, गलत बताना है कि यहाँ पे आपका गलत विकल्प कौन सा है। तो आपको मैं गलत विकल्प यहाँ पे लेके आया हूँ, वो इसलिए लेके आया हूँ, आपको एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 4 संस्थान दिए हैं, 4 इंस्टीट्यूट दिए हैं, आपको गलत पता चल जाएगा, बाकी 3 आपको सही मालूम पड़ेंगे, तो आपको उनको नोट कर लेना है कि ये सही है, इनको नोट कर लें। बी आंसर 6 का ठीक है रेशमा, शेखर राज का बी बिल्कुल सही है। देखो कुलदीप यादव सबके अलग अलग बोलते जा रहे हैं, तो कुलदीप यादव की बातों पर आप फोकस करिए। कुलदीप यादव जय जाटव के लिए कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, आप 18 अप्रैल, हाँ जी, यदुवंशी भी भाई, यदुवंशी आपका स्वागत है, आप फिर आ चुके हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिया है बी आंसर। चलिए देखते हैं कि हम राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपके जो कटक में, यानी कटक की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। राष्ट्रीय चावल का जो रिसर्च होती है, चावल पर रिसर्च, राइस की रिसर्च जो होती है वो आपकी कहाँ होती है, कटक में होती है। और आपकी बनाना का रिसर्च जो होता है, केला का जो अनुसंधान केंद्र है, संस्थान है, वो आपका त्रिची में है, ये भी सही है, त्रिची में भी ये भी सही है। और आपका तंबाकू का अनुसंधान संस्थान, यानी तंबाकू पर जो रिसर्च की जाती है वो आपका राजमुंद्री में ही की जाती है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन सही हैं। गलत बताना था तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत होगा। उसका रीजन है, भले ही जैविक खेती आपका सिक्किम में होती है, लेकिन उसका जैविक केंद्र जो होगा वो सिक्किम में ना होकर ये कहां पर है, ये आपका गाजियाबाद में है। कहां पर है, ये आपका गाजियाबाद में है। और ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है, और अगर उत्तर प्रदेश में है तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि मोस्टली हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो आपकी सिक्किम में होती है। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सा है, वो आपका सिक्किम है। तो आपका हो सकता है ये सिक्किम हो, लेकिन यहाँ पे जो खेती केंद्र है, यानी जैविक का खेती का जो केंद्र है जहां पर रिसर्च की जाती है, वो आपका गाजियाबाद में की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा, और सिक्किम यहाँ पे गलत होगा। ठीक है भाई, चौरसिया डी आंसर, भूतराजा, शेखर राज डी आंसर, रेशमा खातून 7 का बी नहीं है, इस बार आप गलत हैं। प्रजापति गर्ल ने डी दिया है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो आपके सामने सही बता दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये है आपका प्रथम योजना अवकाश, कि पहला योजना अवकाश कब हुआ था, उसकी अवधि क्या है, और ये मैं आपको एक क्लास में पूरा समझा चुका हूं। मैंने 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताया था, तो यहां पर बात आप तुरंत बता दोगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए कहता है 1966 से 69, बी कहता है 1990 से 92, सी कहता है 1978 से 80, और डी कहता है 1997 से 99। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा कि योजना आयोग के द्वारा यहां पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, और पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो कब आई थी, 1951 में आई थी। कब आई थी, 1951 में आई थी। और पंचवर्षीय योजना है तो ये कब तक चली थी, ये 56 तक चली थी। ठीक है, इसके बाद ये कब आएगी, सेकंड आएगी कब, पहली तो ये हो गई, सेकंड कब आएगी, 1956 में आएगी, और कब तक चलेगी, यानी 5 साल चलेगी, तो ये हो जाएगा 61। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये 1961 में आएगी, और ये कब तक चलेगी, 5 साल इसके कब होंगे, 1966 में होंगे। ठीक है, यहां पर 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में
3 साल का अवकाश होता है, 3 साल का गैप होता है। यहां पर हम क्या करते हैं, एक 3 पंचवर्षीय योजना करते हैं और 3 पंचवर्षीय योजना के बाद में एक गैप लेते हैं, और गैप जो होता है यानी 3 पंचवर्षीय योजना है तो 3 साल का गैप होगा, और 3 साल का गैप कब से होगा, 1966 से होगा, और 66 से लेके करेंगे हम कब तक, 1969 तक। तो यहां पे प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवकाश जो होता है वो कब तक है, वो आपका 1966 से 1969 तक होता है। और आपको मालूम पड़ गया होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पे सही होगा। ठीक है, हैकर बिल्कुल सही है, सुमित गोला, प्रजापति गर्ल, प्रतीक चौरसिया, सबके आंसर एएसपी बिल्कुल सही है। यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर प्रथम योजना अवकाश की बात की जा रही है। अब यहां पे मैं कहूं कि दूसरा कब हुआ था, तो फिर मैं बता देता हूं कि दूसरा जो अवकाश हुआ था वो आपका कब हुआ, इसके बाद 3 साल के बाद 2 पंचवर्षीय योजना आती है, 3 साल के बाद 2 पंचवर्षीय योजना आती हैं, और वो कब आएंगी, इसके बाद आएंगी 1970 में। ठीक है, तो इसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना आएंगी। अब 2 पंचवर्षीय योजना जैसे ही आती हैं उसके बाद में फिर गैप आता है, तो 2 पंचवर्षीय योजना कब तक आएंगी, 1969 से कब तक चलेगी, एक चलेगी आपकी 1969 से और कब तक, 1974 तक। तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी फोर्थ है। इसके बाद फिफ्थ आएगी, और फिफ्थ कब तक आएगी, 1974 से 4 साल चलती है। ये पंचवर्षीय यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चलती, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बाकी सब 5 साल चलती हैं, 5वीं 5 साल नहीं चलती। तो 5वीं में 5 बार फेल है, तो यहां पे 1974 से 1978 तक रहती है। ठीक है, अब क्या होगा, 2 आई, 3 आई तो 3 साल का गैप, 2 आई तो फिर 2 साल का गैप, 2 आने के बाद फिर 2 साल का गैप होता है। अब 2 साल का गैप होगा तो इसका मतलब कब होगा, 78 का होगा, 79 का होगा। ठीक है, 78 से होगा तो 79 और 80 का होगा, तो आपका दूसरी का हो जाएगा 1978 से 80 तक। इस तरीके के बाद में फिर आती हैं आपकी 80 से फिर स्टार्ट होती है, और यहां पे फिर 2 पंचवर्षीय योजना आती हैं, और पंचवर्षीय 2 आती हैं, तो आपका फिर 2 साल का गैप होता है, यानी 3 बार गैप होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, टाइपिंग वाला आदमी खराब है, इसको बदलो, क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं है, 1969 से 1974, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। उच्च एशिया का मेरुदंड की संज्ञा, किस उपमा किसे दी जाती है। ए कहता है आपका ग्रेटर हिमालय को, बी कहता है कराकोरम को, सी कहता है लद्दाख को, और डी कहता है जास्कर को। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा कि उच्च एशिया का मेरुदंड या हाई एशिया यानी एशिया का बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया किस श्रेणी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। भूत राजा, शेखर राज, एएसपी, कुलदीप यादव। सी आंसर दिया है 9 का। चलिए देखते हैं, तो यहां पे क्या आंसर होगा, बी का आंसर दिया है पूजा ने, बी है आपका काराकोरम, और सुभाष चंद्र का आंसर है सी। तो यहां पे मैं बता दूं कि जब हम बात करेंगे यहां, तो आपको मालूम होगा कि एक आपका क्या है, एक आपका रेंज है ट्रांस हिमालय की, एक रेंज आपकी क्या है, ट्रांस हिमालय की रेंज है। तो ट्रांस हिमालय को यहां पर डिवाइड कितने रेंज में किया गया, तो ट्रांस हिमालय को यहां पर 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया। तो पहली रेंज जो है वो काराकोरम है, इसके बाद दूसरी रेंज पड़ती है वो आपकी लद्दाख रेंज है, इसके बाद तीसरी जो रेंज पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, जास्कर कहते हैं, और एक चौथी रेंज जो आपकी चाइना में पड़ती है उसे हम कहते हैं कैलाश। तो यहां पर एक आपका कौन सा, आपका ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय में आपकी ट्रांस हिमालय में 4 रेंज पड़ती हैं, वो आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इसके बाद में आपका आता है हिमालय कौन सा, इसके बाद में आता है आपका जो वास्तव में हिमालय है उसे कहा जाता है ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय। इसके बाद की बात करेंगे तो आपका यहां पे आता है अगला हिमालय, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मिडिल हिमालय। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिडिल हिमालय। और इसके बाद लास्ट जो आता है यानी तीसरी जो चौथी जो ब्रांच है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। तो ये क्या है, आपके हिमालय के पार्ट हैं। तो आपका सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है हिमालय के पीछे का पार्ट, ट्रांस का मतलब पीछे का पार्ट। तो हिमालय के पीछे का पार्ट आपका ट्रांस है, जिसमें आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पड़ता है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, हाई एशिया की जो
मेरुदंड या फिर बैकबोन है वो किसे कहा जाएगा? वो एशिया का जो मेरुदंड है वो आपका यहां पे बोला जाता है इसको काराकोरम रेंज को। किसे बोला जाता है? काराकोरम रेंज को। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि काराकोरम रेंज को ही क्या बोला जाता है? उच्च एशिया का मेरुदंड बोला जाता है, या फिर कहेंगे बैकबोन ऑफ हाई एशिया। इसी काराकोरम रेंज की बात करेंगे तो आपका एक पर्वत पड़ता है जिसे कहते हैं केटू या फिर कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये कहां पर है? ये आपका पीओके में पड़ता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, और ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा है जिसको हम कहते हैं पीओके, जो कि कहां? यहां पर आपका काराकोरम श्रेणी पड़ती है। इस काराकोरम रेंज में एक पर्वत पड़ता है केटू, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कहां है? ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत ये गॉडविन ऑस्टिन या फिर केटू कहते हैं। जिसके बाद मैं बात करूंगा कि इसी काराकोरम श्रेणी में, यहां पर काराकोरम श्रेणी में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। इसी काराकोरम श्रेणी में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। और ये भारत का ही नहीं, ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा। अगर बात करें कौन सा, यानी जो ध्रुव पर नहीं है, नॉन पोलर है। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा है? ये नॉन पोलर, यानी जो पोल पर नहीं है। अगर उनकी बात की जाएगी तो ये दुनिया का सेकंड लंबाई, यानी जिसकी क्या है? सेकंड लंबाई, यानी सबसे ज्यादा लंबा, उस लंबाई में ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले पर आता है फेड चेंगको। ठीक है, अब बात करूंगा कैलाश में, आपका इसमें लद्दाख में। तो लद्दाख रेंज की बात करेंगे तो लद्दाख रेंज में एक आपकी पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? राकापोशी। जिसका नाम है राकापोशी। और ये राकापोशी दुनिया की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी है। दुनिया की तीव्रतम ढलान, जिसके पास में तीव्रतम ढलान है, वो चोटी आपकी कौन सी है? वो आपकी राकापोशी है। इसके बाद में बात करूंगा जास्कर। कैलाश की बात करेंगे तो यहां से 3 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज का। कैलाश रेंज से 3 प्रमुख नदियां जो भारत में आती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, यहां से उद्गम होता है, जो कि आपकी कहां पर है? ये तिब्बत रेंज में पड़ती है। तो आपसे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे जो मैंने करा दिए सामने आपके हैं। अगर बात करें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, वो आपका माउंटेन है एवरेस्ट, यानी एवरेस्ट माउंटेन। दूसरा सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत वो आपका केटू है, और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत वो आपका कंचनजंगा है। तो आप इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि भारत के पास में आपके दोनों पर्वत पड़ते हैं, और एक जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट में पड़ता है। और ये पर्वत कब बने थे? जब आपकी जो गोंडवाना लैंड है यूरेशिया प्लेट से टकराई थी, और यूरेशिया प्लेट के टकराने से क्या हुआ था? कंप्रेशन हुआ था, और इतना ज्यादा कंप्रेशन हुआ कि जो वहां पर सेडिमेंट्स थे, वो 33 सागर के सेडिमेंट्स थे, वो आपके कहां पर आ गए? वो आपके उठ गए, यानी जहां पर क्या बने? पहाड़ बने, जिस वजह से यानी वो मुड़ गया, और मुड़ने की वजह से इसे कहते हैं बलित पर्वत या फिर फोल्ड माउंटेन। तो दुनिया का नया नवीनतम यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन कौन सा है? वो आपका हिमालय है। हाँ जी, कश्मीर में है सियाचिन। ये मैंने कब कश्मीर में नहीं, अब लद्दाख में है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है प्रतीक चौरसिया। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, बैटलफील्ड है। क्यों है? क्योंकि यहां पर 1984 में पाकिस्तान के सैनिकों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। यहां पर जब एक सी एक्टिविटी देखी गई तो भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो चला 1984 में चला। उसके बाद पाकिस्तानी जो सेना यहां थी, उन सैनिकों को यहां से खदेड़ दिया गया, और खदेड़ने के बाद में यहां सियाचिन ग्लेशियर पे सेना रुकने लगी, और रुकने के बाद में यहां पर युद्ध स्थल घोषित किया गया, जो कि आपका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, तो भारत में ही दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है भाई, तो अगर आपको ये बातें समझ में आई हो, क्लासेस अच्छी लगी हो, तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका मरुस्थल से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अभी हमने देखा कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, पर्वत को पढ़ा। अब पर्वत के बाद आते हैं मरुस्थल पे। तो मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है वर्ल्ड का। तो ए ऑप्शन कहता है कालाहारी, बी कहता है थार, सी कहता है गोबी, और डी कहता है सहारा। इन चारों में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। हैकर ने आंसर दिया है डी।
यदुवंशी डी आंसर आ रहा है, भूत राजा भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं डी, और पूजा का भी आंसर है डी। तो प्रशांत कुमार बी आंसर। चलिए देखते हैं, जो भारत की बात नहीं हो रही है प्रशांत भाई, यहां पे बात हो रही है। बिल्कुल सही गोमती महादेव सही आंसर दे रहे हैं। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहां पे क्या पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, ना कि भारत का। तो यहां पे भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये कहां है, सहारा है। और सहारा कहां पर है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ये कहां पर है, अफ्रीकन महाद्वीप में पड़ता है। आज के बाद मैं इसकी बात करूंगा मैं गोबी की। तो गोबी कहां पर है, तो गोबी मरुस्थल आपका कहां पे पड़ता है, ये आपका चीन और मंगोलिया में पड़ता है। चीन और मंगोलिया में पड़ता है। कहां पर, चीन और मंगोलिया में आपका ये मरुस्थल है, ये पड़ता है गोबी। इसके बाद मैं बात करूंगा मैं थार की। तो थार कहां पर है, थार जो है ये भारत में है। कहां पर है, ये भारत में है। और अगर ये भारत में है तो किस राज्य में है, तो ये आपको ये बता देता हूं कि हम लोग मोस्टली क्या करके आते हैं कि थार मरुस्थल राजस्थान में है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि थार मरुस्थल जो है वो भारत के राजस्थान में ही नहीं, ये राजस्थान के अलावा भी है। तो राजस्थान में 60 से 70% इसका पार्ट पड़ता है, इस वजह से हम इसको राजस्थान बोलते हैं। बाकी ये राजस्थान में तो पड़ता ही है, राजस्थान के अलावा ये आपका पंजाब में भी पड़ता है, पंजाब में भी पड़ता है। इसके अलावा कुछ पार्ट इसका दक्षिणी हरियाणा में भी है, और अगर कहें तो ये आपका गुजरात में भी पड़ता है। तो यहां पर आप कहेंगे कि भले ही आज का मोस्टली पार्ट आज का राजस्थान में पड़ता है, यानी 60 से 70%, जिस वजह से हम कहते हैं थार मरुस्थल राजस्थान में है। ठीक है, तो आपका ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी पड़ता है, भले ही कम पड़ता हो। ठीक है, अब कालाहारी की बात करेंगे। तो जो कालाहारी मरुस्थल है ये आपका कहां पर है, ये अफ्रीका, ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर है, ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो ये कहां पर, ये आपका नॉर्थ अफ्रीका में है, ये आपका नॉर्थ साइड के अफ्रीका में पड़ता है, और ये आपका साउथ साइड के अफ्रीका में पड़ता है। ये आपका कहां पे पड़ता है, साउथ अफ्रीका वाले सिटी में नहीं, यानी जो साउथ अफ्रीका एक वास्तव में कंट्री है वहां पर तो पड़ता ही है, लेकिन साउथ अफ्रीका के अलावा ये नामीबिया में भी पड़ता है। नामीबिया, साउथ अफ्रीका, यानी जो दक्षिण अफ्रीका है, जिसको हमने हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था। और उसके अलावा बोत्सवाना। तो ये आपके 3 कंट्री हैं जहां पर ये पड़ता है कालाहारी। ठीक है, थार मरुस्थल के हमारे भारत में 2 मरुस्थल पड़ते हैं, एक आपका गर्म मरुस्थल है जो कि आपका थार मरुस्थल है, और एक आपका ठंडा मरुस्थल जो कि आपका लद्दाख का मरुस्थल है। ठीक है, इतनी नॉलेज आपको अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें। हाँ जी, कालाहारी, नामीबिया, बोत्सवाना बिल्कुल सही है। गोमती बात मान लो, क्या क्या कह रहे भाई। ठीक है, थार मरुस्थल राजस्थान राजस्थान राजस्थान, हाँ जी राजस्थान में तो है ही, लेकिन राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी है। और एक और बात बता दूं कि भारत का जो मरुस्थल है थार, ये थार मरुस्थल दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, यानी डेंसिटी, यानी डेंस पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेटेड एरिया अगर कोई आपका मरुस्थल में है तो वो कौन सा है, थार है। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, आप मोस्टली देखना कि आपके जो कॉन्टिनेंट होते हैं, आपका कॉन्टिनेंट जो भी होगा, हर कॉन्टिनेंट के बेस्ट एरिया में, हर कॉन्टिनेंट के बेस्ट पार्ट में ही मरुस्थल पड़ता है। कोई भी एरिया देख लो, अगर आपके 10 मरुस्थल, पूरी दुनिया में 10 मरुस्थल होंगे तो 9 मरुस्थल आपके बेस्ट में होंगे, कॉन्टिनेंट के बेस्ट में। ठीक है, तो आप इस चीज को भी नोटिस करना, क्यों होते हैं वो आपको आंसर देना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से संबंधित है। ए ऑप्शन कहता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी कहता है समता का अधिकार, और डी कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए क्या आंसर होगा कि जब हम 14 से 18 की बात कर रहे हैं। 11 का सी, समता का अधिकार, हैकर ने दे दिया आंसर, यदुवंशी सी, प्रतीक चौरसिया का आंसर सी। चलिए, प्रतीक चौरसिया सी, भूत राजा का भी सी।
रितु कुमारी, प्रशांत कुमार, सभी का आंसर आ रहा है सी। तो यहाँ पे समता का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है, वो किस में आता है? वो 14 से 18 में आता है। यहाँ पे मैं बात करूं कि आपके पास में यानी भारत के संविधान में प्रेजेंट में कितने मूल अधिकार हैं? तो वो आपके 6 मूल अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? अगर मूल अधिकारों की बात की जाए तो मूल अधिकार आपके कितने हैं? ये आपके प्रेजेंट में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अगर मैं बात करूं कि यहां पर आपके मूल अधिकारों के लिए आर्टिकल कितने हैं? ये 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल आपके किससे संबंधित हैं? ये आपके मूल अधिकारों से संबंधित हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि आपका जो पहला आता है वो आपका समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार किस में आता है? 14 से 18 आर्टिकल में। आर्टिकल 14 से 18 तक के जो आर्टिकल है इनके अंदर क्या आता है? समानता का अधिकार आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पे तो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। इसके अलावा भी आपके अधिकार पढ़ते हैं। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में जो आएगा वो कौन सा है? वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता के बाद यानी थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर थर्ड के बाद में मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ आपका कौन सा है? फोर्थ आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके बाद मैं बात करूं पांचवा जो है, ये पांचवा क्या है? सांस्कृतिक, यानी आपकी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक और शिक्षा के बारे में बताता है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किस में आता है? आपका 5 में आता है। और छठवां जो होता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी यहां पर बोलूंगा मैं उपचारों का अधिकार। पहले आपका क्या हुआ करते थे? पहले आपके 7 अधिकार हुआ करते थे, 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद, 44वें संविधान संशोधन के बाद में आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था वहां पर आपका मूल अधिकारों में उसको यहां से हटा दिया गया। ठीक है, तो पहले आपका संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार हुआ करता था। इसका एक फेमस केस भी है जिसे हम केशव भारती कहते हैं, केशवानंद भारती का केस। केरल के साथ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही है। हाँ जी, प्रतीक चौरसिया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। सोनी यादव, सी आंसर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि जब मैं बात करूंगा आपके जैसे 14 से 18 है, 18 के बाद ये कब से आएगा? यानी 19 से 22 तक के जो अधिकार होंगे, आर्टिकल होंगे, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अब इसके बाद में 23 और 24 जो अधिकार हैं वो आपके कहाँ हैं? वो शोषण के विरुद्ध अधिकार बताते हैं। और इसके बाद में जब मैं बात करूंगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, तो ये आपका 25 से 28 के बीच के जो अधिकार हैं वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता को बताते हैं। और आपका 29 से 30 का जो अधिकार है वो आपका क्या कहता है? वो आपका सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। और उपचारों की बात करेंगे तो आर्टिकल 32 जो देता है वो आपको क्या देता है? संवैधानिक में उपचारों का अधिकार, यानी मूल अधिकारों का अगर हनन होगा तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंकू आर्या, 19 से 22, ये भी बताया करो किसकी बात कर रहे हो, स्वतंत्रता की या फिर समानता की। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर है। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, पूजा मैं ये कहूँगा कि आप इस पर फोकस करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास जो है, ये आपकी क्लास जो हो रही है ये आपके पढ़ाई के लिए और या फिर एग्जाम्स के लिए हो रही हैं। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस अम्ल में किस यानी पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? और प्रतीक चौरसिया ने क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर दे दिया। ठीक है, प्रतीक चौरसिया ने आंसर दे दिया। ए है आपका ऑक्जेलिक एसिड, बी कहता है सिट्रिक, सी है लैक्टिक और डी है एसिटिक एसिड। तो जब मैं पालक की बात करूंगा तो पालक किसके अंदर आएगा? पालक आएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड के अंदर। पालक हो गया, पालक के अलावा गोभी जो है, गोभी में भी आपका क्या पाया जाता है? आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है।
गोभी के अंदर भी क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अगर मैं बात करूंगा टमाटर की, तो टमाटर में भी क्या पाया जाता है, तो टमाटर की भी लिख देता है, टमाटर में भी आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड की बात करेंगे, साइट्रिक एसिड जो होगा वो आपके खट्टे फल जो होते हैं या जो खट्टी सब्जियां होती हैं उनमें के पाया जाता है सिट्रिक एसिड। मोस्टली आपका जो पाया जाता है सबसे ज्यादा वो आपका नींबू के अंदर पाया जाता है। अगर लैक्टिक एसिड की बात करेंगे, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध से बने उत्पाद जो होते हैं उनकी बात करेंगे तो वो आपका लैक्टिक एसिड के अंदर आते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो आपका सिरका जो होता है, वो सिरका जो आपका आता है वो एसिटिक, यानी इसके अंदर जो पाया जाता है वो एसिटिक एसिड होता है, यानी विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड, जिसके अंदर पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर, गोभी, पालक बिल्कुल सही है, पिंकू ने तो यहां पे मंडी लगा दी। सिंपी गौतम ए आंसर, प्रजापति गर्ल ए आंसर, महादेव बिल्कुल सही। दूध और दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध दही। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्या कहता है, 13 है आपसे रिलेटेड जो आप बातें कर रहे हो, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आपके सामने हेल्पलाइन नंबर दिया रखा है। क्वेश्चन है 13, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन या हेल्पलाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क यानी कांटेक्ट नंबर क्या है, अब आपको यहां पे बताना है। ऑप्शन ए कहता है 1044, बी कहता है 114, सी कहता है 105 और डी है आपका 1090। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। राज कमल डी आंसर, पूजा ने भी आंसर दिया है डी, पिंकू आर्या, सिंबी गौतम, यदुवंशी का डी आंसर, डी डी डी। चलिए ठीक है, तो सभी के आंसर जो आ रहे हैं वो डी आंसर आ रहे हैं 1090, यानी वुमेन के लिए, यानी जो महिलाओं पर जो हो रहे अत्याचारों पर अगर आप यहाँ पर कोई भी महिला यहाँ पर फोन करती है तो उसकी जानकारी को तो गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन इस पर एक्शन लिया जाएगा। और ये स्कीम कब आई थी, ये स्कीम आपकी नवंबर 2012 में आई थी। ये स्कीम कब आई थी, नवंबर 2012 में लेके आए थे। उस टाइम पे आपकी जो सरकार है उसका नाम बताइए। लखनऊ में 1090 चौराहा, तो हैकर भाई आप लखनऊ से होगे जरूर। हाँ जी बिल्कुल, स्थापना यदुवंशी 2012 में आई थी। ठीक है, 13 का डी ऋतु कुमारी बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर किसी पर घरेलू हिंसा भी होती है, यानी 1090 के बाद में अगर एक आपका एक पॉइंट और बढ़ा दूं तो 1091 है। 1091 भी आपकी एक हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन के द्वारा क्या कर सकते हैं कि अगर किसी महिला पर दहेज प्रताड़ना या फिर घरेलू हिंसा होती है तो उसके लिए, या कहां पर घरेलू हिंसा से रिलेटेड या फिर आपके दहेज से रिलेटेड जो आपकी कोई भी आपकी घटना होती है, अगर आप इससे कोई भी कानूनी सहायता लेनी चाहते हैं, कोई भी कानूनी सहायता अगर लेना चाहते हैं तो आप 1091 पर कॉल करके कानूनी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, ट्राई भी किया है भूतराज भाई भूतराजा देखो, अगर पता नहीं कि आप अगर लड़के हो तो आपको रिस्पांस नहीं दिया होगा, ये भी आप याद रख लो कि यहाँ पे कभी भी कॉल करना, वो कॉल उसी पर रिस्पॉन्ड करते हैं सही तरीके से कि जिसकी आपके, यानी अगर मैं बोलूँगा मैं कर दूं तो नहीं कर पाऊंगा, कोई लड़की ही कॉल करे और वो अपना नाम सही बताए तब उसकी कहानी सुनी जाती है, तब उसकी बातें सुनी जाती हैं। कोई लड़का कॉल करे तो आप 1090 पे तो आपको मना कर देंगे, आपको चिल्लाएंगे। और सत्येंद्र सिंह भाई राधे राधे, गोमती हैकर भूतराज। चलिए इसी पे आते हैं। फिर आता है आपका, अगर यूपी पुलिस का, अच्छा यूपी पुलिस का की आप तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस का नंबर क्या है, आपातकालीन यूपी पुलिस के लिए जो नंबर लगाया गया है वो नंबर क्या है बताइए। मेरी फ्रेंड है कि मेरा फ्रेंड है ये मुझे नहीं पता भाई, नाम ऐसे मैं कैसे बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं बता देता हूं, 1098 है। तो 1098 के लिए, यानी चाइल्ड के लिए हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी आपका यहाँ पे दिया गया है। तो 1098 पर आपके यहाँ करके कॉल भी करके चाइल्ड हेल्पलाइन, यहाँ पे चाइल्ड से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। गुड इवनिंग तमन्ना, गुड इवनिंग तमन्ना।
प्रतीक चौरसिया 112 बिल्कुल सही है। यूपी का जो नंबर पहले 100 डायल हुआ करता था, अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, 112 कर दिया गया है। यानी यूपी पुलिस के लिए जो नंबर पहले 100 हुआ करता था, 100 डायल के नाम से आपकी कहीं सारी गाड़ियां भी आई थी, उनको चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, 112 कर दिया गया है। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपकी सारी हेल्पलाइन है और ये हेल्पलाइन आपकी इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन मानी जाती है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि ममल्लापुर उत्सव, कौन सा है? मामल्लापुर उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? मामल्लापुर उत्सव ए कहता है गुजरात में है, बी कहता है कर्नाटक में मनाया जाता है, सी कहता है तमिलनाडु में और डी कहता है आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। सचिन सिंह, मैं भी लड़की हूं भाई, ये मैं यहाँ पे पता नहीं करता कौन क्या है। हैकर भी लड़की है, भूतराजा भी लड़की है, सत्येंद्र सिंह भी लड़की हैं, विनीता गुड इवनिंग। जो भी है पढ़ाई करिए, आप पढ़ाई पर फोकस करिए, जो भी है ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोकस हमें पढ़ाई पर करना है। पढ़ाई में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं, आप उनको नोट करिए, कौन क्या है उससे रिलेटेड बेस्ट रहेगा कि आप पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है। ऋतु कुमारी का आंसर सी। पिंकू आर्या ने भी आंसर दिया है तमिल। भूतराजा सी आंसर तमिलनाडु। सत्येंद्र सिंह, सिंपी गौतम, तमन्ना सी आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि तमिलनाडु में ममल्लापुर के नाम से एक उत्सव मनाया जाता है। अब बात करूंगा कि गुजरात में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, तो आपने देखे होंगे पतंग का उत्सव जो मनाया जाता है वो आपका गुजरात में। पतंग के अलावा आपका गरबा जो मनाया जाता है वो भी आपका कहाँ पर, वो भी गुजरात में। और यहाँ पे डांडिया उत्सव भी मनता है, वो भी आपका कहाँ पर, गुजरात में मनाया जाता है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में आपका यक्षगान उत्सव मनता है, यक्षगान उत्सव आपका कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। उड़ीसा की बात करूं, अभी हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा जो हुई थी वो कहां पर, उड़ीसा में। ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा ये कहां पर है, उड़ीसा में। छठ पूजा की बात करोगे तो अगर कोई बिहार से है तो वो वहां पर देखा जाएगा कि छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार मनाया जाता है, तो छठ पूजा आपका बिहार में। बोनालू आपके नाम से है, बोनालू जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो कई सारे आपके त्योहार हैं, लेकिन हमने यहां पर वही लिए जो आपके ऑप्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के कमिश्नरी प्रणाली जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के कमिश्नरी प्रणाली जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी के बारे में पूछा गया है। ए कहता है डीसीपी, बी कहता है एसीपी, सी है पीएसआई और डी है एसपी। तो इनमें से कौन कमिश्नरी को छोड़कर कमिश्नरी प्रणाली में सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारी होते हैं? तो बताइए आंसर इसका क्या होगा कि यहां पर आपके पुलिस अधिकारी की रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि यहां आपका आंसर कौन सा होगा। 15 का डी आंसर दिया है, 15 का डी पूजा ने, प्रतीक चौरसिया ए आंसर, तमन्ना डी, गोमती ए, राजकुमारी ए, भूतराजा डीएसपी, हार्दिक दुबे डी आंसर, तमन्ना। चलिए, प्रशांत कुमार आगरा से हूं मैं। ठीक है, तो हम लोग भी आपके आगरा के पास से ही हैं। डी आंसर, हार्दिक दुबे एसपी जिला में। हाँ जी, सिंपी गौतम डी आंसर, महादेव। क्यों, क्या हुआ? जयराम मीणा ए आंसर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां की बात करूंगा। मैंने बोला कमिश्नरी प्रणाली को छोड़कर, मैंने एक बात बोली थी, कमिश्नरी प्रणाली को छोड़कर आपका यहां पे आंसर अगर होगा तो वो बिल्कुल डी हो जाएगा। एसपी आपका यहां पे होगा, एसपी आंसर होगा। तो यहां अगर मैं बात करूं, सबसे ऊपर की बात करेंगे तो वो होते हैं आपके डीजीपी। सबसे हाईएस्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो आपके यहां पर डीजीपी होते हैं। और जो आपका हेड कांस्टेबल का एग्जाम आप देने वाले कांस्टेबल का, ये आपका एसपीओ से ऊंचे होते हैं आपके कांस्टेबल। एसपीओ से ऊपर आता है आपका कांस्टेबल और कांस्टेबल से ऊपर आता है आपका हेड कांस्टेबल। और हेड कांस्टेबल से ऊपर की अगर बात करेंगे तो हेड कांस्टेबल से ऊपर आपका कौन सा आता है, एएसआई आता है।
ASI, इसके ऊपर आता है SI। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्या है रैंक दी जाती हैं। इसके बाद IPS आते हैं, IPS से ऊपर आपके SP आते हैं, SP से ऊपर आपके SSP आते हैं, SSP से ऊपर आपके डिप्टीज आपके आते हैं DSP, फिर कहते हैं IGP आते हैं, IGP से आपके ADGP आते हैं, उसके सबसे ऊपर आते हैं DGP। ठीक है, सबका गलत हो गया। गुड इवनिंग स्नेहा भारती, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? तो स्नेहा भारती, आप शायद पहली बार आई हैं हमारी क्लास को, पहली बार, मुझे लगता है पहली बार क्लास को देख रहे हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को थोड़ी देर पढ़ने लें, पढ़ने के बाद में आपको लगता है कैसा लगता है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तमन्ना, हाँ मेरा ठीक है अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? ए कहता है मंगलौर बंदरगाह, बी कहता है कांडला, सी कहता है कोच्चि और डी कहता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? 16 का ए आंसर दे रहे हैं भूत राजा। बीरू कुमार सर, आगरा कब बुला रहे हो? भाई जब आप यहाँ पे, मैंने बोला कि जब आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाई करने के बाद में हमारी टीम या तो आपको बुला लेगी, आपको बेहतरीन पार्टी भी देगी, या फिर हमारी टीम आपके पास आएगी। इन दोनों में ऑप्शन में तभी होगा जब आप क्वालिफाई कर लोगे। ये कंफर्म है कि आएंगे जरूर, क्योंकि हम कई लोगों से मिलके आ भी चुके हैं जो हमसे पढ़े हैं और वो उन लोगों ने बुलाया, हम लोग गए भी। ठीक है, ASP MLP बिहार से हैं स्नेहा भारती। हाँ भाई आंसर दे दिया है मैंने। सर जी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, बोल दो। ठीक है, से कुलदीप यादव, कुलदीप यादव जो बात कह रहे हैं मैं उसी को रिपीट करता हूं कि जो भी साथी नए जुड़े हैं आप इस क्लास को लाइक करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपकी रोजाना मिलती रहेगी और इसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? आंसर आपका किसी का नहीं आ रहा सही, डी आया है राहुल कुमार का, महादेव का। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और इस जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करेंगे, ये कहां पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और आपसे अगर मैं ये बात कहूं कि भारत के पास में मेजर पोर्ट कितने हैं, तो भारत के पास में 12 मेजर पोर्ट हैं। भारत के पास में कितने मेजर पोर्ट हैं? भारत के पास 12 मेजर पोर्ट हैं। और बाकी छोटे छोटे बंदरगाह की बात करेंगे तो 200 से ज्यादा बंदरगाह हैं, वो आपके छोटे छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, नवी मुंबई में है, बिल्कुल सही बात है, नवी मुंबई में है। 12 मेजर पोर्ट की बात करें तो आपका सबसे पहले आपका इस साइड की बात करते हैं, ये आपका भारत का कौन सा एरिया है? ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जब हम बात करेंगे तो ये है आपका गुजरात, और गुजरात में आपका एक बंदरगाह पड़ता है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह पड़ता है? उस गुजरात में जो बंदरगाह पड़ता है उसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में है। ये भारत के मेजर पोर्ट में आता है, तो भारत का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, फिर यहां पे आता है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपके इंपोर्टेंट बंदरगाह, 2 इंपोर्टेंट बंदरगाह पड़ते हैं। एक आपका मुंबई के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में आपका एक मुंबई के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आपका हमने पढ़ लिया कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद मैं अगर गोवा की बात करूं, हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। पहले गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद आते हैं हम गोवा में, और गोवा में आपका जो गोवा में जो पड़ता है उसका नाम क्या है? गोवा में जो पड़ता है उसका नाम है मार्मो गोवा, तो उसको हम कहते हैं मार्मो गोवा। ठीक है, इसके बाद गोवा के बाद में आपका जो स्टेट पड़ता है उसका नाम क्या है? कर्नाटक है। और कर्नाटक में आपका कौन सा, कर्नाटक में आपका जो पड़ता है उसका नाम क्या है? कर्नाटक में आपका न्यू बेंगलोर के नाम से एक बंदरगाह पड़ता है। न्यू मैंगलोर के नाम से आपका बंदरगाह जो पड़ता है वो कहां पर है? वो कर्नाटक में है। इसके बाद आपका केरल स्टार्ट होता है, और केरल की अगर हम बात करेंगे तो केरला में जो आपका पड़ता है वो आपका क्या है? जो आपको सामने दिया है कोच्चि बंदरगाह, या फिर इसे कहते हैं कोचीन बंदरगाह। ठीक है, केरला में कौन सा है?
कोचीन बंदरगाह है। अब मैं बात करूं केरला के बाद आपका कौन सा आएगा, तमिलनाडु आएगा, और तमिलनाडु में आपके 3 बंदरगाह इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, और आपके यहां पर 3 बंदरगाह की बात करेंगे तो एक आपका चेन्नई है, चेन्नई के आपका तूतीकोरिन, चेन्नई हो गया, चेन्नई के अलावा यहाँ पे तूतीकोरिन, तूतीकोरिन के अलावा आपका एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है, एन्नौर के नाम से है, यानी एन्नौर बंदरगाह भी आपका इसी में काउंट होता है। तमिलनाडु से ऊपर बढ़ते हैं हम, जब पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश में हम पहुंचते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो आपका नेचुरल पोर्ट है जिसका नाम क्या है, विशाखापट्टनम पोर्ट, तो यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट पड़ता है। इसके बाद हम पहुंचेंगे कहाँ पर, उड़ीसा पहुंचेंगे, और जब उड़ीसा पहुंचेंगे तो आपका उड़ीसा में कौन सा पड़ता है, उड़ीसा में आपका यहाँ पे पारादीप के नाम से पड़ता है, पारादीप बंदरगाह, ठीक है, पारादीप बंदरगाह यहाँ पे पड़ता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जो पड़ता है उसका नाम क्या है, ये आपका कोलकाता बंदरगाह है, जिसको हमने कल भी पढ़ा था, जो कि आपकी हुगली नदी के किनारे है, हुगली नदी के मुहाने पर है। तो इतने सारे बंदरगाह जो 12 मेजर पोर्ट हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। फौजी गर्ल क्लास को लाइक कर दो, फौजी गर्ल महादेव के द्वारा बोला गया है, ठीक है। भूत राजा क्या हुआ, 12 मेजर पोर्ट जो आपके सामने हैं। सबसे पहले आपका गुजरात कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, गोवा में मार्मागोवा, कर्नाटक में न्यू मंगलोर, केरला में कोचीन, तमिलनाडु में चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। तो अब इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है जो आपके सामने है। हाँ जी, मार्मागोवा आपका गोवा में है, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। राष्ट्रीय राज्य के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर शहीद के बारे में, यानी शहीद स्मारक की बात हो रही है। तो शहीद स्मारक कहां पर है, आपका ऑप्शन नंबर ए कहता है मेरठ, बी कहता है गंगा घाट, सी कहता है चौरी चौरा, और डी कहता है मथुरा। पीसीएस का एग्जाम दीजिए, आपके पास बहुत नॉलेज है भाई, अभी पीसीएस का देंगे, लेकिन आप पढ़ो, हमने हमारी नॉलेज आपके काम आई, ये हमारे लिए बेटर रहेगा। आप भी पढ़िए और आप एग्जाम को क्वालिफाई करिए भाई, ठीक है। यदुवंशी, प्रतीक चौरसिया ए आंसर, हार्दिक पांड्या ए आंसर। भाई हार्दिक दुबे, बार बार आपका पांड्या निकल रहा है तो मैं पांड्या ही बोलूंगा, ठीक है। चौरसिया ए आंसर, मेरठ, हाँ जी ए आंसर आ रहा है सबका, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मेरठ जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। कि जब हम बात करेंगे राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कहाँ पर है, ये मेरठ में है, क्योंकि आपका जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट जो हुआ था, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात अगर करेंगे, पहला स्वतंत्रता संग्राम ये कहां पर हुआ था, ये आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। पहला स्वतंत्रता संग्राम जो स्टार्ट हुआ था वो कहां से हुआ था, ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और मेरठ से स्टार्ट होने पर कब से हुआ था, ये 10 मई को हुआ था। ये कब हुआ था, 10 मई को हुआ था। और कौन सी सन में हुआ था, ये आपका सभी जानते होंगे, 1857 में हुआ था। और आप ये भी जानते होंगे 10 मई 1857, हार्दिक पांड्या बिल्कुल सही है। हमारी तबीयत खराब हो गई है सर, फीवर आ गया, तो फीवर आ गया तो आप एक बार रेस्ट कर लीजिए, आप थोड़ा दवाई लीजिए, क्लास आप बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले आप अपना, कहते ना, पहले अपनी हेल्थ अच्छी होती है तो आपको काम करने में पढ़ने में भी मन लगता है। पहले आप हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। इसकी बाद में देख लेना इसको। यहाँ की बात करते हैं तो 10 मई 1857 से पहले आपका क्या हुआ था, 29 मार्च की अगर मैं बात करूं, 29 मार्च 1857 की अगर मैं बात करूं तो मेरठ के यानी बैरकपुर में, ये कहा है बैरकपुर, आपका बैरकपुर में क्या होता है, जो आपके यहाँ पर मंगल पांडे थे या फिर यहाँ पे जो सैनिक थे, तो सैनिकों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह करने के बाद में कई सैनिकों ने क्यों कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो कारतूस हुआ करते थे, यहाँ पे जो कारतूस दिए जाते थे, वहां पे ये बताया जाता था कि यहाँ पे गौ का मांस है, इसके अंदर यानी जो चर्बी जो बनाई, कारतूस के अंदर जो चर्बी है वो लगी हुई है, उसको दांतों से खींचना होता था। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपके मंगल पांडे और इनके साथी थे, इन लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो विद्रोह करने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह में आपके जो मंगल पांडे थे, और इस मंगल पांडे जो थे उनको फांसी दे दी जाती है। और यहाँ पर फांसी देने की अब कब फांसी दी जाती है, 8 अप्रैल को देती जाती है, यानी 29 मार्च को यहाँ पर ये विद्रोह करते हैं, और विद्रोह के बाद 8 अप्रैल को यहाँ पर इनको फांसी दी जाती है। इसके बाद 9 मई को यहाँ पे संग्राम की बात होती है, यानी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट किया जाता है। लेकिन 10 मई से यहाँ पे दिल्ली चलो का
बना रहा है और दिल्ली कूच करते हैं। और दिल्ली कूच करने के बाद जो आपके मुगल साम्राज्य के आखिरी जो शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया जाता है और इसके बाद लीडर बनाने के बाद में आपके जो 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है, कानपुर, लखनऊ और झांसी कई जगह पर स्टार्ट होती है और इनका विद्रोह का दमन किया जाता है। इस विद्रोह को दमन करने के लिए इनके साथ में बल के साथ में किया जाता है। तो हुआ यह था कि अगर वास्तव में 1857 की क्रांति एक साथ होती तो हो सकता था कि आपका 1857 में ही देश आजाद हो जाता, लेकिन एक साथ ना होने की वजह से ये जो आंदोलन था वो धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद जून 1858 में ये यहां पर जून 1858 में ग्वालियर का जो आखिरी गढ़ था वहां से भी इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। और जैसे ही आपका ये आंदोलन खत्म होता है तो यहां पर आपका 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है और ईस्ट इंडिया शासन जो है वो किसको दे दिया जाता है? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। यानी 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई, क्योंकि यहां पे उनके हाथ से शासन कहां चला गया? ब्रिटिश क्राउन को चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेह भारती, मेरठ बिल्कुल सही है। हार्दिक, खूब लली मर्दानी, जहां जी बिल्कुल सही। झांसी वाली रानी थी, बिल्कुल खूब लनी। और सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई लड़ा था तो वो झांसी की रानी ही थी। यानी इस 1857 की क्रांति में सबसे अच्छी तरह से पार्टिसिपेट अगर किसी ने किया तो वो झांसी की रानी ने किया था। इसलिए वहां पर इनके लिए बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। और आप जानते हैं कि झांसी स्टेशन को इसी वजह से, इन्हीं के वीरांग यानी इनकी वीरता को देख के अब हम स्टेशन का नाम चेंज कर रहे हैं, इसी वजह से चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है जनगणना 2011 से रिलेटेड। जनगणना 2011 क्या कहता है कि इसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंग अनुपात क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य का लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन पूछा गया है ये। ए कहता है 982, बी कहता है 912, सी कहता है 892, डी कहता है 812। तो बताइए उत्तर प्रदेश का जो आपका लिंग अनुपात है, पूरा समग्र राज्य का लिंग अनुपात वो क्या है? हैकर ने आंसर दिया है बी, भूत राजा बी, प्रतीक चौरसिया, और पूजा ने भी आंसर दिया है बी, भूतों को दर्द नहीं होता। भाई अभी तक वो क्या था कि अभी तक पता नहीं था कि कहते थे वो लड़के हैं, इस वजह से हम मजाक कर लेते थे। वो हम अभी बता दिया लड़की हैं तो मैं इस वजह से कुछ कह नहीं रहा हूँ। ठीक है, सिम्फी गौतम बी आंसर, राहुल कुमार 912 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि अगर यूपी के 2000 यानी 2011 की जनगणना की बात की जाएगी तो जनगणना में जो यूपी का अनुपात है वो क्या है? लिंग अनुपात क्या है? तो 912 है, यानी 1000 लड़के और 912 लड़कियां। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि यूपी में सबसे ज्यादा किसका है, यानी मैक्सिमम किसके पास है और मिनिमम किसका लिंग अनुपात है, तो मैक्सिमम की बात की जाए और मिनिमम की बात की जाए तो ये किसका है? जल्दी से आप बताइए, बच के रहना भोले बाबा भाई। अभी जाऊंगा, अब देखो आप पता ही नहीं चल रहा है कि अब बच के कच्चा चवा जाऊंगा। अभी कह रहे थे मैं लड़की हूं। एएसपी ने आंसर बिल्कुल सही, एएसपी 18 का बी है, सही आंसर दे रहे हो। मैं जब बात करूंगा 912 यानी जो मैक्सिमम लिंग अनुपात जो है वो यूपी में किसका है? वो जौनपुर का है। किसका है? जौनपुर का है। और ये जौनपुर में अगर बात करेंगे कितनी, यानी 1018, यानी जो रेशियो है वो आपका कितना? 1018 पहुंच जाता है जौनपुर में, जो कि आपका मैक्सिमम है। लेकिन जब मैं बात करूंगा सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है आपका गौतम बुद्ध नगर का। किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। और कितना है? लगभग यहां पे जो है 851 जो लिंग अनुपात है वो 851 है। ठीक है, मैं भारत की बात करूंगा तो भारत का आपको सबको पता होना चाहिए कि भारत का जो है लिंग अनुपात वो क्या है? 943। ठीक है, तो ये आपका लिंग अनुपात से रिलेटेड। हाँ जी, सबसे ज्यादा हार्दिक बिल्कुल सही है, जौनपुर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? रूस यूक्रेन संघर्ष। तो अभी आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में अभी भी संघर्ष चल रहा है, अभी भी युद्ध चल रहा है। और वहां पर क्या है? नाटो की जो प्रेजेंस बढ़ती जा रही है उसके चक्कर में ये युद्ध हुआ था, जिस वजह से आपका रूस ने वहां पर हमला किया। और रूस पहले से, यानी रूस के ही ये पार्ट हुआ करते थे, कभी ये यूएसएसआर हुआ करता था और यूएसएसआर टूटकर 15 देशों में टूटा, जिसके बाद यहां पर आपका यूक्रेन है वो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। इस वजह से रूस यहां पर कभी कभी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो रूस यूक्रेन
यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, जब युद्ध हो रहा था उस टाइम पर भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए, वहां से रेस्क्यू करने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। तो ऑपरेशन कौन सा था? ए कहता है ऑपरेशन रक्षण, बी कहता है ऑपरेशन अश्वगंधा, सी कहता है ऑपरेशन गंगा और डी कहता है ऑपरेशन सुजय। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा कि हमने जो रूस से और यूक्रेन से जो अपने भारतीय नागरिकों को वहां से रेस्क्यू किया, वहां से निकाला युद्ध के टाइम पर, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? और प्रतीक चौरसिया, पूजा, सिंपी गौतम, हार्दिक ने, भूत राजा और सोशलॉजी क्लास बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यहां पे सभी के आंसर सही हैं। आपका ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन गंगा है। तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा रूस और यूक्रेन जो संघर्ष हो रहा था उस टाइम पे भारतीयों को वहां से निकाला गया था। महादेव का भी आंसर आ चुका है। तो यहां पे हाँ जी भूत राजा देख लिया मैंने। अब मैं बात करूं यहां पर कि इसके अलावा भी कई सारे ऑपरेशन चले हैं। तो अभी आपने देखा होगा 2023 में सूडान में संघर्ष हो गया था। सूडानी सेना और सूडानी के जहां पर अर्धसैनिक बल थे, उन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया और संघर्ष इतना ज्यादा हो गया कि भारत को वहां के लिए भी एक ऑपरेशन चलाना पड़ा। और ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? कावेरी रखा गया। यानी ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन कावेरी। कहां पर? सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। इसके अलावा इजराइल से में आपका हमास से जब युद्ध चल रहा था उस टाइम पर आपका यहां पर इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए यहां पर हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया? वो ऑपरेशन था आपका अजय। लेकिन इससे पहले की बात करें तो आपके दो ऑपरेशन जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं कि यहां पर हमने अपने भारतीय सैनिकों, भारतीय से उनको बचाने के लिए हमने दो ऑपरेशन चलाए और ये कोरोना टाइम में चलाए। ये कोरोना टाइम में चलाए। एक था आपका वंदे भारत और एक था आपका समुद्र सेतु। दोनों ही ऑपरेशन जो चलाए गए वो किसके लिए चलाए गए? कोरोना टाइम पर चलाए गए और कोरोना से भारतीयों को लाने के लिए, कोरोना की वजह से, यानी कोरोना टाइम पर चले। लेकिन बस इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे कि वंदे भारत जो चलाया गया वो किसके लिए चलाया गया? यानी एयरफोर्स। यहां पर क्या है? एयरफोर्स ने काम किया और यहां पे आपका एयर जो आपके एयरप्लेन थे वहां पहुंचाए गए, विमानों के द्वारा भारतीयों को निकाला गया। समुद्र सेतु जो है यहां पे शिप पहुंचाए गए और शिप से उनको भारतीय जो थे उनको निकाला गया। बिल्कुल सही है। इंद्रावती, भाई इंद्रावती कहाँ का है? हैती से निकाले गए के लिए। अगर इंद्रावती की बात कर रहे हो तो इंद्रावती जो ऑपरेशन चलाया गया वो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी आपके सामने लिख दिया। ठीक है भाई। अमन जाट, अंशुल, सी आंसर। चलिए इतना आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? और क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपका भारत चाइना ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया ब्रिक्स। तो इसका नाम रखा गया है ब्रिक्स। और अब ये बोला जा रहा है कि हम पहले 5 देश यानी 5 देशों का ग्रुप था जिसमें बी से आपका ब्राजील है, रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से आपका साउथ अफ्रीका है। तो ब्रिक्स में किस देश ने शामिल होने से इंकार कर दिया? क्योंकि ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से 6 नए देश शामिल हो रहे थे। 6 नए देशों के शामिल होने के बाद यहां पे क्या होता? ब्रिक्स जो होता वो बढ़ जाता, यानी ब्रिक्स की पावर बढ़ती। लेकिन यहां पे एक देश ने मना कर दिया कि मैं अब ब्रिक्स में शामिल नहीं होने वाला। तो उस देश का नाम क्या है कि ब्रिक्स में कौन सा देश है जो शामिल नहीं होने वाला? तो बताइए जल्दी से। पूजा, राहुल कुमार, बी ऑप्शन हैती। बिल्कुल हैती में चलाया गया हैकर। प्रतीक चौरसिया, बी आंसर। चलिए तो मैं बता दूं ब्रिक्स में क्या हुआ। ब्रिक्स को एक्सपेंड करने के लिए यहां पे हमने क्या किया, तो कई देशों को शामिल करने के लिए यहां पे कई देश आए, इन्होंने आवेदन किया और आवेदन करने के बाद में हमने इनको शामिल किया। तो उसमें आपका मिस्र है, इसके अलावा आपका इथियोपिया है। इथियोपिया के अलावा अगर एक और देश की बात की जाए वो आपका कौन सा है? वो आपका ईरान है। ईरान के अलावा की अगर बात की जाए तो एक है आपका यूएई, यानी आपका संयुक्त राज्य, इसे एमिरेट्स बोलते हैं। इसके अलावा एक और देश जिसका नाम है सऊदी अरब। तो ये देश जो हैं यहां पर शामिल हो रहे थे। इसके अलावा एक और देश जो यहां पर शामिल हो रहा था उसका नाम क्या था? अर्जेंटीना था। क्या था? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना भी यहां पे शामिल होने की बात कह रहा था, लेकिन इसने अपना नाम वापस ले लिया। जो 6 देश इसमें शामिल होने वाले थे उन्होंने उसमें से अमेरिका यानी अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस लिया। और जैसे ही अपना नाम वापस लिया तो अब जो ग्रुप हमारा रह गया वो कितना रह गया? 5 देश पहले से थे और 5 देश अब नए जुड़े हैं। तो ये 10 लोगों का यानी 10 मेंबर बन चुके हैं। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा?
अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि मैं अब ब्रिक्स में शामिल नहीं होने वाला हूं। यानी आपका ये दो ब्रिक्स जो बना वो 2006 में बना, लेकिन ब्रिक्स नहीं बना था, ये बना था कौन सा, ब्रिक बना था। और ब्रिक का मतलब क्या था कि यहां पे एस नहीं था, और एस का मतलब क्या है, साउथ अफ्रीका नहीं था। और 2010 में ब्रिक क्या बन गया, 2010 में ब्रिक बन गया ब्रिक्स। और ब्रिक्स जब बना तो इसका मतलब क्या है कि आपका एस जुड़ गया, और एस का मतलब यहां पे क्या है, साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका के बाद में यहां पे क्या हुआ, अब 2024 में नए देश और आ चुके हैं, यानी 5 देश और बढ़े हैं, तो 10 देशों का ये ग्रुप बन चुका है। गुड इवनिंग कौशल रॉय भाई, गुड इवनिंग। अब बहुत लेट जुड़े हैं, क्लासेस लगभग आपके पास 10 क्वेश्चन और बचे हैं। अमन जाट का बी एएसपी, चलिए ए आंसर बी आंसर, जो बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सबको पता होगा क्योंकि यहां से सबके जेब से पैसे निकले थे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए आप लोगों का ये आंसर। मुझे लगता है इसको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां पे बोला गया है 2016 8 नवंबर की रात को कोई नहीं भूल सकता कि साथियों मित्रों 8 नवंबर 2016 आज रात 12 बजे से आपके 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। ये आवाज आप कभी नहीं भूलोगे। तो यहां पे आपके सामने 8 नवंबर 2016 में क्या है, नोटबंदी हुई थी। और यहां पे डी क्या हुआ था, किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया, ये पूछा गया है कि किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया है। ऑप्शन सी सी सी, पूजा सी आंसर, सी भूतराजा सी। तो यहां पे कौन सा आंसर हो जाएगा, 1000 और 500 के नोटों को यहां पे बंद कर दिया गया था। और कब से, रात 12 बजे से। ठीक है, सी आंसर सभी का आंसर है। अब मैं यहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत में नोटबंदी कितने टाइम तक हुई, यानी कितनी बार हुई है, भारत में नोटबंदी कितनी बार हुई है। तो आपको ये आंसर मालूम भी होना चाहिए कि 3 बार हुई है। एक बार जो हुई थी वो आपकी 1946 में हुई थी, दूसरी बार जो हुई वो आपकी 1978 में हुई, और तीसरी बार जो हुई 2016 में हुई थी। ठीक है, तो 1978, 1946 और 2016 में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। तो 1946 में अगर स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1978 और 2016। तो भारत में आजादी के बाद 2 बार नोटबंदी, और भारत में अगर बात की जाएगी तो भारत में 3 बार नोटबंदी हुई है। तो यहां पे क्या किया गया था, 1946 में भी 500 1000 के नोट बंद हुए थे। ठीक है, 1946 में भी हमने क्या किया था, 500 1000, और मान लीजिए उस टाइम पे एक और नोट चलता था जिसका नाम था 10,000। तो 10,000 का नोट भी हमने इस टाइम पे बंद किया था। फिर इसके बाद में आपका यहां पे क्या हुआ, 1954 में फिर से शुरू कर दिया गया इनको। 1954 में, 1946 में बंद हुए, 1954 में फिर से शुरू कर दिया गया। फिर बाद में 1978 में दोबारा नोटबंदी हुई, और 1978 में 1000, 5000, 10,000 के नोटों को भी बंद कर दिया गया। 1000 के नोट को भी बंद किया गया, 5000 के नोट को भी बंद किया गया, और 10,000 के नोट को भी बंद किया गया। तो ये 1978 में 3 हुए। इसके बाद में बात करूंगा कि 2000 रुपए के नोट भी आपके अभी हाल में बंद हुए हैं। तो वो 2000 रुपए के नोट कब बंद हुए हैं, उसका आंसर आपको देना है, जल्दी बताइए। भूतराजा, नोटबंदी आपके बर्थडे पे हुई थी, तो ठीक है, जब भी बर्थडे आएगा तो हम भी एक ही बात बोलेंगे, मित्रों आज रात 12 बजे से भूतराजा सभी को पार्टी देने वाले हैं। ठीक है, दिलीप कुमार 2 टाइम्स, हाँ जी 5 चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। ये भी आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। ए कहता है यूपी, बी कहता है महाराष्ट्र, सी कहता है बिहार, और डी कहता है हिमाचल प्रदेश। बताइए। 10,000, हाँ जी भूतराजा, पहले 10,000 का 5,000 का भी नोट चलता था। हाँ जी, 1946 से 2023 तक 5 बार का मतलब ये नहीं है कि नोटबंदी 3 बार हुई है, लेकिन क्या हुआ है कि यहां पे मतलब यहां पर जैसे एक बार बंद कर दिया, फिर उसको चालू कर दिया, फिर बंद कर दिया, तो उसमें ही बंद चालू करते रहे हैं। लेकिन नोटबंदी जो वास्तव में हुई है वो 3 बार हुई है। ठीक है, राहुल कुमार ए आंसर, सत्येंद्र यूपी सब लोग आंसर सही दे रहे हैं। दिलीप कुमार डी आंसर नहीं है, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ए। तो यूपी में ही ग्रामीण जनसंख्या जो है वो यूपी में ज्यादा है। अगर यूपी में भी पूछा जाए कहां पर ज्यादा है तो वो प्रयागराज में ज्यादा है। कहां पर, प्रयागराज में ज्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या
प्रयागराज में, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण संख्या वो भी आपकी यूपी में। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में कितनी है, विश्व में कौन है, तो विश्व में आपका भारत पड़ता है जिसके पास में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, महाराष्ट्र में क्या है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अगर कहीं पर है तो वो महाराष्ट्र में है, यानी यहां पर अर्बन पॉपुलेशन है। तो अर्बन पॉपुलेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर, महाराष्ट्र में। और आपका रूरल पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश में। और जनसंख्या घनत्व आपका बिहार की बात की जाएगी तो बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाएगा तो कहां पर ज्यादा है, वो आपका बिहार में ज्यादा है। ठीक है, और अगर लिंग अनुपात की बात की जाएगी तो लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां पर, सर्वाधिक लिंग अनुपात, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात आपका कहां पर है, वो आपका केरल में। ये मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा, यानी सर्वाधिक की बात कर रहा हूं, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात आपका कहां पर है, केरल में। और अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो साक्षरता में भी टॉप कौन है, वो भी आपका केरल है। तो बहुत सारे यहां पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो यहां पर अगर मैंने नॉर्मली पूछा था कि सर्वाधिक ग्रामीण संख्या, हाँ जी हैकर यूपी बिल्कुल सही है। रूही, रूही आप बर्थडे कंप्लीट हो गया, आप आंसर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। प्रजापति गर्ल ए, सत्येंद्र सिंह अब मेरे 1100 रुपये, अब मेरे 1100 रुपये हैं सर आप पर, मुझ पे के ऐप पर ही, क्या कह रहे हो ये तो बता दो, मेरे पे कह रहे हो या किसी ऐप पर कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जिसे बोलते हैं, जो आपके पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण के जो विवाद होते हैं उनको वहां पर सुनने के लिए, वहां पर केस करने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है आपकी एनजीटी। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, ऑप्शन है लोकेश्वर सिंह पंत, बी है प्रकाश श्रीवास्तव, सी है अजय नारायण झा, और डी कहता है स्वतंत्र कुमार। ठीक है, पूजा केरल, हाँ जी केरल है। जो आप कुलदीप यादव बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, आप लोग ही बढ़ा सकते हैं, मैं तो नहीं बढ़ा सकता। सर को शेयर कर दो, भाई मेरे को शेयर मत करना, क्लास को शेयर कर दो। हैकर सी आंसर, सिंपी गौतम ए आंसर। ठीक है, सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो आपका हरियाणा का है, और सबसे कम साक्षरता वो आपकी बिहार की है। तो आपकी यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात की जाए या फिर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए वो आपके अरुणाचल की है। ठीक है, अच्छा आंसर सही देने पे 1100 रुपये, 1100 रुपये आप मुझे दे देना। ठीक है, तो जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पे आंसर सी नहीं होगा, यहाँ पे आपका आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी एनजीटी की बात करेंगे तो एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड यानी आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी विवाद होते हैं उनकी सुनवाई कहाँ पे होती है, उनकी सुनवाई एनजीटी में होती है। जो भारत के नागरिक हैं उनके स्वस्थ वातावरण को बनाने के लिए एनजीटी एक बहुत अच्छा रोल निभाता है। और यहाँ पर जल से रिलेटेड हो, चाहे वो वन से रिलेटेड हो या फिर आपकी भूमि से रिलेटेड हो, उन प्रदूषण को कम करने के लिए आप यहाँ पे केस कर सकते हो। इसके अलावा एनजीटी की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर मैं एनजीटी की स्थापना की बात करता हूं तो ये आपकी कब हुई थी, 2010 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो कहां पर बनाया गया, यहां पर नई दिल्ली में बनाया गया। तो हेडक्वार्टर तो इसका नई दिल्ली है, यानी एक जो मेन ब्रांच है वो आपकी नई दिल्ली में है, लेकिन इसकी मेन ब्रांच के अलावा इसकी क्षेत्रीय ब्रांच भी हैं, यानी 4 ब्रांच और हैं। उन 4 ब्रांच के नाम यानी आपको बताने या कहां पर हैं, तो एनजीटी की 4 ब्रांच कहां पर हैं, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और यहां पर फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पे मैंने बता दिया इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, जो कि आपकी प्रमुख है। रूही बी आंसर सही है, प्रजापति गर्ल बी है, भूत राजा सत्येंद्र सिंह बी, पूजा 2010 में बिल्कुल सही है, ओनली बी हैकर सबके आंसर सही हैं। अब बढ़ते हैं, आपको 4 ब्रांच बतानी है कहां कहां पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। फोर पूछा गया है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस का भाग था, प्रजापति गर्ल सी सही है आंसर, सी का है, बी आंसर है प्रजापति गर्ल। क्यूआर कोड तो अपना दे देना, अपना दोगे तो पैसे आपके पास ही जाएंगे। फिर मुझे ना वो कहते ना कि एक पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए वो मुझे चुनना पड़ेगा एक, फिर सत्येंद्र सिंह को। एएसपी हरित
हरित नाम है आपका। चलिए इसका आंसर दीजिए तब तक। भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किसका पार्ट था पहले? ए कहता है यूरोप, बी कहता है उत्तर अमेरिका, सी कहता है अफ्रीका और डी कहता है दक्षिणी अमेरिका। तो आपको मालूम है कि ये आपकी एक यूरेशिया प्लेट हुआ करती थी, इसे कहते थे यूरेशिया प्लेट। और यूरेशिया प्लेट के यहाँ पर यानी यूरेशिया प्लेट के बाद एक प्लेट हुआ करती थी जिसका नाम क्या है? अफ्रीका प्लेट। और ये अफ्रीका प्लेट से यहाँ पर इसको बोला जाता था गोंडवाना, यानी यूरेशिया और गोंडवाना लैंड हुआ करती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से टुकड़े टूटे। यहाँ पर क्या हुआ? संवहनी धाराओं की वजह से यहाँ क्या होता है, ये इनमें दरार आ जाती हैं और दरार आने के बाद में एक हिस्सा टूट जाता है और एक हिस्सा जो टूट जाता है वो कहाँ पे जाके मिलता है? वो आपका यहाँ से निकलता है और एक हिस्सा और टूटता है वो इस तरीके से। और ये कहाँ जाता है? ये आपका जाता है इस साइड, यानी एक जाता है ईस्ट की साइड और एक हिस्सा जाता है नॉर्थ की साइड। तो आपका जो ईस्ट की साइड जाता है उसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया, और जो नॉर्थ की साइड जाता है उसे क्या बोला गया? इसे बोला गया गोंडवाना लैंड। और ये गोंडवाना लैंड यहां से जब आगे बढ़ी तो इसमें कई सारे ज्वालामुखी विस्फोट भी हुए और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में धीरे धीरे यहाँ पे की जमीन जो थी वो सूखी भी, और सूखने के बाद में ये कैसा बना? पठार बना। और उसके बाद ये कहाँ पे टकराई? और ये टकराई किससे? यूरेशिया प्लेट से। और जब ये यूरेशिया प्लेट से टकराई तो टकराने पर कंप्रेशन हुआ, और कंप्रेशन होने के बाद में यहाँ पे क्या बन गए? यहाँ पर आपके हिमालय पर्वत बने। यहाँ पे क्या बने? हिमालय पर्वत बने। और हिमालय पर्वत इस यानी जो आपका यहाँ पे पहले क्या था? यहाँ पे 33 सी हुआ करता था। तो 33 सी के सेडिमेंट थे, उन सेडिमेंट्स को इसने क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है। तो यहां पर ये जो भूमि निकल के आई थी ये अफ्रीका से टूटी थी और इसको गोंडवाना लैंड बोला जाता था, गोंडवाना भूमि बोला जाता था। और ये गोंडवाना भूमि कहां से टकराई? यूरेशिया प्लेट से टकराई, और इसी वजह से इसको बोला जाता है। यानी यहां पर अगर बोला जाएगा जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये किसका हिस्सा है? ये अफ्रीका प्लेट का हिस्सा हुआ करता था, इसे गोंडवाना लैंड बोलते थे। यहां पर आपका आंसर जो होगा वो सी होगा। सत्येंद्र सिंह, बी आंसर नहीं होगा। एएसपी ए नहीं होगा। आप सब यहाँ ए आंसर नहीं होगा, 24 ही है, 24 का यहाँ पे सी है। यूरेशिया प्लेट अलग है और आपका जो अफ्रीका प्लेट है ये अलग थी। तो यहाँ पे यूरेशिया प्लेट से टकराया है भारत का एक पार्ट जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो। प्रायद्वीप का मतलब है जो तीन तरफ से किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो, उसे क्या कहता है? उसे बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। तो ये प्रायद्वीपीय भारत नहीं, प्रायद्वीप बोलते हैं, लेकिन यहाँ भारत का पार्ट है इसलिए प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। आप बहुत पीछे हो, थोड़ा आगे कर लो। अगर कोई थोड़ा पीछे है तो आप लाइव क्लास पे आ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सिंपी गौतम सी आंसर, ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? फिर पंचवर्षीय योजना आ जाती है और ये मैं आंसर नहीं देने वाला, आपका आंसर यहीं देना है और इसको आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है और आपको ये कल भी मैंने कराए थे और आज भी आपका एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पर पूछा जा रहा है अवकाश के बारे में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो यहाँ से, तृतीय पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस टाइम से किस टाइम तक चली थी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर न्यू फोन लेना है, हेल्प तो कर सकते हैं, दूसरे का मांगती हूँ। सत्येंद्र सिंह, हेल्प जरूर की जाएगी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं। मैंने क्या बोला? आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए पार्टी का और उसके अलावा जो भी हो सकता है उन सब के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहले से हो जाए ऐसा नहीं हो पाएगा। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, आप थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर आपको ही देना है। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, ये लो अब आपको दिख जाएगा। तो यहां पे आपके सामने लो, आपके लिए और फायदा कर दिया है। यहां पे ऑप्शन, तीन ही ऑप्शन दिए हैं। यहां पे आपके सामने तीन ही ऑप्शन है, इसको आप आंसर दे सकते हो। अब दिख रहा होगा, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहां पे एक और, चलो एक डी ऑप्शन और बढ़ा लो, यहां पे डी ऑप्शन और बढ़ा लो कि यहां पर क्या होगा, जो गलत है वो क्या है,
या मैं ही बता देता हूं कि आपकी पहली जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 तक चली थी, तृतीय जो चली थी 1961 से 1965 तक चली थी, और आपकी जो चतुर्थ आती है वो चतुर्थ योजना जो है वो 1969 से 1974 तक चली थी। चतुर्थ परियोजना आपकी 1969 से 1974 तक चली थी। इसके बाद में 74 पांचवी चलती है, आपकी 74 से 78 तक चलती है। तो आपका यहाँ पे डी जो ऑप्शन बनता है, यहाँ पे आपका सी गलत होगा। अच्छा, सी सही से सुमेलित कौन से सही से सुमेलित हैं? सही सुमेलित तो आपका बी और सी है ना, तो ठीक है। चलो, यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो यहां पे क्या है, नहीं यहां बी और सी क्यों हो जाएंगे? तो यहाँ पे सी तो गलत है, सी आपका यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा ए और बी। वो ऑप्शन दिया नहीं है, मैं वही बता रहा था, ए और बी यहाँ पे सही होंगे। यहाँ पे जो गलत होगा वो कौन सा होगा? इसी को कर लो डी ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन है। आपको कमेंट में नहीं बताना, ये मैंने ही बता दिया और थोड़ी सी गलती थी उसको सुधार दिया है कि यहाँ पे बी, ए और बी सही हैं, यहाँ पे सही बताना था, वो ए और बी सही हैं, सी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ए और बी और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, नया ऑप्शन बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं था, इसलिए ए और बी सही होंगे। और जो आपका सी जो है वो आपका 1969 से 1974 तक आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, अब सही है। हाँ जी भूतराजा, सही कर दिया। नेट एंड होने वाला है तो आपके क्लास भी एंड होने वाला है। हाँ जी, ऑप्शन नहीं है, मैंने कर दिया, इसलिए मैंने कमेंट वाला हटा दिया। आपको कमेंट में आंसर नहीं देना, मैंने आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसे कहा जाता है निमास। तो NIMAS, निमास जिसे बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है यही पूछा है, या फिर इसका जो संस्थान है ये कहां पर है ये पूछा गया है। जहां पर क्या होता है, ये स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग दी जाती है। यहां पे क्या दी जाती है, इस जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है। यानी माउंटेनियरिंग में अगर क्या होगा, माउंटेन के अंडर अगर आप फंस जाते हो, उनको रेस्क्यू करना हो, तो उस रेस्क्यू के लिए यहां पे क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के अलावा यहां पे स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी के होते हैं, और आपको माउंटेन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो इसमें सिखाया जाता है। यानी निमास जिसे कहते हैं NIMAS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आंसर आ रहा है, जल्दी कराओ सर। हो गया भाई, हो गया, बस एक दो क्वेश्चन रह गए। इसका जो आंसर होगा यहां पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ये जो है निमास जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात आई है तो डिफेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंट में किसके पास है? आपको आंसर देना है कि डिफेंस मिनिस्ट्री है ये किसके पास है, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि निमास जो आता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डी सत्येंद्र सिंह, सी आंसर प्रतीक चौरसिया, डी और सी, जो सी आंसर दे रहे हैं उनका सही है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 27। 30 क्वेश्चन सर जी 300 के बराबर रहता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीजें नहीं बताता हूँ आपको, कई सारी चीजें बताता हूँ, लिंक करता हूँ चीजें कितनी और बताई जा सकती हैं, और उसके अलावा चीजें मैं वही बताता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। सारी चीजें को मैं भी नहीं बताता हूँ, केवल वही जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो हाँ जी, सी आता है। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इस टाइम पे इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं। गणतंत्र दिवस पर कभी ना कभी, हर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि आते हैं, किसी ना किसी देश से आते हैं, और ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो किसी किसी देश से अगर आए होंगे उनका नाम पूछा गया है कि 2024 में भी आपके एक अतिथि आए थे, और उन मुख्य अतिथि का नाम बताना है। नरेंद्र मोदी, बी है आपका द्रौपदी मुर्मू, सी है इमैनुअल मैक्रोन, और डी है विराट कोहली। तो किस मुख्य अतिथि को बुलाया गया था? महादेव, सी प्रतीक चौरसिया, सी राहुल कुमार, बी आंसर प्रतीक चौरसिया ने सी दिया है, इमैनुअल मैक्रोन। तो यहां पे जो आप आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल मैक्रोन जो हैं ये फ्रांस से आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, जो आपके भारत का जो 75वां गणतंत्र दिवस था, 75वां गणतंत्र दिवस, उस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए? इमैनुअल मैक्रोन आए थे। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी यहां पर हम लोग अवार्ड भी देते हैं, तो यहां पे क्या हुआ, अवार्ड भी दी। तो यहां पर क्या करते हैं, झांकियां निकालते हैं, तो यहां पर झांकी जो निकालते हैं वहां पर अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो अवार्ड किसे दिया गया है? एक है आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी का, और उसके अलावा पॉपुलर चॉइस होती है, यानी जिसे लोग चुनते हैं।
पॉपुलर चॉइस अवार्ड ये किस झांकी को दिया गया है? एक ये अवार्ड होता है, इसके अलावा यहां पे क्या होता है, मंत्रालय होता है, इस एक किसी मंत्रालय के द्वारा भी झांकियां निकाली जाती हैं। तो मंत्रालय की कौन सी यानी किस मंत्रालय की झांकी थी जिसे पॉपुलर चॉइस भी अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड आपको बताने हैं कि यहां पर पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो है मंत्रालय में भी मिला है और भारत के स्टेट से जो झांकियां निकाली जाती हैं तो उनको भी मिला है। तो बताइए जल्दी से कि क्या आंसर होंगे इनके। जब मैं सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करूंगा, अब की बार मैं जाऊंगी कहां पे अच्छा, गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करेंगे तो ये किसे मिली है? ये उड़ीसा को मिली है। तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा उनकी एक झांकी निकाली गई थी। ये किससे रिलेटेड थी? ये महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड थी और महिला सशक्तिकरण को यानी पावर कह सकते हो कि बढ़ावा देने के लिए यह झांकी निकाली जाती है। और यहां पे जो झांकी निकाली जाती है उड़ीसा के द्वारा, इसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिलता है। पॉपुलर चॉइस की बात करते हैं तो एक गुजरात की झांकी निकाली गई थी। गुजरात की झांकी ने ट्रैवल से रिलेटेड निकाली थी, टूरिज्म से रिलेटेड निकाली थी। तो यहां पे गुजरात की झांकी को पॉपुलर चॉइस अवार्ड दिया गया। और मंत्रालय की बात करेंगे तो एक मंत्रालय है आपका संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चर मिनिस्ट्री। कल्चर मिनिस्ट्री को भी आपका अवार्ड दिया गया और वो अवार्ड कौन सा था? पॉपुलर चॉइस अवार्ड दिया गया संस्कृति मंत्रालय को। और यहां पर लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की जननी, यहां पे एक सब्जेक्ट था लोकतंत्र की जननी, उससे रिलेटेड उन्होंने झांकी निकाली थी और यहां पर संस्कृति मंत्रालय को अवार्ड दिया गया। तो ये अवार्ड भी मिलते हैं। सी सबके आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको बात समझ में आई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, आर्टेमिस मिशन या ये आर्टेमिस मिशन क्या है? यहां पे बोला गया है कि नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना, इंसानों को चांद पर वापस भेजना, क्षुद्र ग्रहों की खोज और डी कहता है मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। चलिए इसका बताइए कि आर्टेमिस मिशन जो है एक मिशन चलाया जा रहा है, आर्टेमिस मिशन। और आर्टेमिस मिशन जो है ये किसके द्वारा? ये नासा के द्वारा चलाया जा रहा है। तो नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन, जिसमें पहली बार यानी 2024 में एक पहली बार यानी पहली अंतरिक्ष में पहली महिला, चांद पर पहली महिला, तो चांद पर पहली महिला को भेजा जाएगा और एक और पुरुष जाएगा। तो इसके अलावा पहली महिला को यहां पे भेजा जाएगा, इसके अलावा पुरुष भी जाएंगे। तो यहां पे चंद्रमा की सतह पर मानवों का एक मिशन है। चंद्रमा पर मानव मिशन, अगर मानव मिशन की बात की जाएगी तो वो कौन सा है? तो चंद्रमा पर मिशन चलाया जा रहा है, वो कैसा है? मानवता का मिशन है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इंसानों को हमें कहां भेजना है? चांद पर भेजना है, चांद की सतह पर उतारना है। और अगर बात की जाएगी तो यहां पर पहली बार कौन उतरे थे? नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। कब उतरे? 1969 में। 1969 में कौन उतरे थे? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जहां उतरे थे चंद्रमा पर, और ये किस मिशन के द्वारा? अपोलो 11 के द्वारा। किसके द्वारा? अपोलो 11 के द्वारा यहां पर पहुंचे थे। अब जो बात की जा रही है, नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन भेजा जा रहा है। अब मैं बात करूं इसके अलावा भी भारत का भी मिशन है। एक भारत का मिशन है गगनयान, और इस गगनयान का भी मकसद क्या है? इंसानों को चांद पर भेजना। यानी आपका यहां पे गगनयान का भी जो मकसद है वो क्या है? इंसानों को चांद पर भेजना। इसके अलावा भारत यहां पे क्या कर रहा है? पहले इंसानों को ना भेजकर पहले एक रॉकेट, पहले आपको यहां पे क्या भेज रहा है? एक रोबोट को भेज रहा है। उस रोबोट का नाम आपको बताना है कि भारत के द्वारा जो मानव रहित मिशन जा रहा है वो उसका यहां पर रोबोट जो भेजा जा रहा है उस रोबोट का नाम क्या है? हाँ, पायलट बुक कर लिया है, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, जो कहता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विकास अध्ययन के क्षेत्र में जेएनयू ने विश्व स्तर पर कौन सा अवार्ड जीता है? कौन से नंबर पे आया? पहला है 10वीं, बी है 20वां, तीसरा सी कहता है 30वां और डी कहता है 40वां। तो यहां पे क्या पूछा गया? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो यहां पे विश्व भर की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकाली जाती है। उस यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के अकॉर्डिंग वहां पर पहली रैंकिंग की बात करेंगे तो हर बार यानी हर साल की तरह लगातार 13 साल से क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग निकाली जा रही है। यानी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में पहली रैंक जो मिलती है वो मैसाचुसेट्स को मिलती है, जो आपकी एमआईटी यूनिवर्सिटी है। ये क्या है? मैसाचुसेट्स के नाम से यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है। ये आपकी कहाँ की है? ये आपकी
यूएस की यूनिवर्सिटी है। इसकी पोजीशन हमेशा यानी 13 साल से पहली पोजीशन है इसकी। ये कहां पर है? यूएस में है, जिसे एमआईटी के नाम से जाना जाता है। एमआईटी यूनिवर्सिटी यूएस की, उसका हमेशा से 13 साल से पहला स्थान रहा है। लेकिन इस बार अगर भारत की बात की जाएगी तो भारत में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? जेएनयू। और जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो यहां पर इसको भी अवार्ड मिला है। और ये किस रैंकिंग पर है? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये 20वीं रैंकिंग पर है। भारत की यूनिवर्सिटी जो 64 यूनिवर्सिटी चुनी गई थी, उन 64 यूनिवर्सिटी में 20वें नंबर पर भारत की यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी कौन सी है? जेएनयू। और पहले नंबर पर एमआईटी है, जो कि आपकी यूएस की है। 20 है, बिल्कुल सही है। हार्दिक दुबे, वेरी नाइस। क्या रूही जी सर गूगल नहीं करनी है किसी को भी? हाँ जी, गूगल नहीं करना है, गूगल नहीं करना है आपको, बिना गूगल के ही सारे आंसर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भूरी क्रांति से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। और मैं आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछता हूं कि भूरी क्रांति तो है ही, इसके अलावा खाद्यान्न की क्रांति कौन सी है? खाद्यान्न क्रांति। इसके अलावा अगर पूछा जाए दुग्ध क्रांति कौन सी है? खाद्यान्न से रिलेटेड क्रांति कौन सी है? दुग्ध कौन सी है? मसाला क्रांति कौन सी है? या फिर आप ऐसा करो, इन क्रांति के ही नाम लिख लो। बता देता हूं, हरित क्रांति किससे रिलेटेड थी, तो मैं हरित लिख देता हूं। हरित क्रांति के अलावा श्वेत क्रांति थी, एक बादामी क्रांति थी, गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बादामी, गुलाबी, नीली। इसके अलावा लाल क्रांति, एक लाल क्रांति के नाम से जानी जाती है। और एक क्रांति जिसका आपने नाम सुना हो शायद, इंद्रधनुषी, इंद्रधनुषी क्रांति। ये किससे रिलेटेड हैं, ये आपको कमेंट में बताने हैं। कि यहां पर मैंने आपको बता दिया भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है, बाकी की हरित क्रांति, यानी ये सारे मैंने क्रांतियों के नाम लिखे हैं जो रिवॉल्यूशन हुए थे उनके नाम लिखे हैं। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बादामी, गुलाबी, नीली, लाल और इंद्रधनुषी क्रांति, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। सर बुरा लग रहा है, लाइक का चैनल नहीं बढ़ रहे हैं। रूही जी आपको कहीं देखा है? भाई देखा होगा, झींगा, गुलाबी, नई मछली, लाल टमाटर है, बादामी क्रांति, श्वेत क्रांति, दूध क्रांति। आपको आगे कमेंट में मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, आप होमवर्क करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने फिर भी अपना काम किया और आपको एक क्लास पढ़ाई। और इस क्लास का यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है। इसके अलावा जो मैंने बाकी के रिवॉल्यूशन आपके सामने लिखे हैं, इनके भी आंसर आपको देने हैं। और एक जो है इंद्रधनुषी क्रांति, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो आपका कार्य जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी आप उसके बाद में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यहां पे मैंने सारी क्लासेस पढ़ा दी, यानी कि आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और इस 30 क्वेश्चंस में आपका रिजल्ट क्या रहा वो आपको पता होगा, क्योंकि आप तो मुझे बताते नहीं हो कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कितने क्वेश्चन गलत गए हैं। आप ये तो मुझे बताते नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि हाँ, आपके जितने आंसर आते हैं, जो लोग मुझे आंसर देते हैं, उनके अकॉर्डिंग हाँ, जो रिजल्ट जाता है वो आपका 80 से 90% सही रहता है। यानी आप अगर 80 प्लस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जीएस में 80% से प्लस ला रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हो और आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। क्योंकि एग्जाम जो भी रिजल्ट हो, मैं समझता हूं आपका 80% किसी भी रिजल्ट में आता हो तो आप एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करोगे। ठीक है, और इसी के साथ में मैं कहता हूं कि अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई हो, ये क्लासेस आप मेरे द्वारा आपका एफर्ट्स अच्छा लग रहा हो, ये मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं आपके लिए, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, क्वेश्चंस का लेवल आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस को पढ़ाने का तरीका आपको चल लग रहा हो, इसके अलावा लिंक करके जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही हूं, आपके नोट्स इससे अच्छे बन पा रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करना और लोगों को भेजना, जिससे कि उन लोगों को यह हेल्प हो सके जो वास्तव में अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, आपको करना है, अब आपको सारी चीजें करने हैं। रूही थैंक यू। ये मुझे कोई बोलता तो है नहीं। ठीक है, राहुल कुमार भाई थैंक यू, हार्दिक दुबे यानी हार्दिक पांड्या भाई आपको थैंक यू। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं और मेरे द्वारा एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और आपके लिए बहुत सारी क्लासेस इसमें आने वाली हैं जो आपका एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए खास रहने वाली हैं। मेरी बात सुन लो सर, मेरे फोन पे बंद होने वाला है।
ठीक है प्रजापति गर्ल, थैंक यू। अगर आपको लग रहा है तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है सिंपी गौतम, थैंक यू सभी के लिए। रूही, सिंपी, प्रजापति गर्ल, हार्दिक दुबे, हैकर, सभी को थैंक यू। और आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने वास्तव में बहुत मेहनत की है और मुझे लगता है आपको ये मेहनत पसंद भी आ रही होगी। ठीक है पूजा, थैंक यू। अब आपको करना है करंट अफेयर्स ज़्यादा लेकर आइए। हाँ मैं जितनी कोशिश करता हूँ करंट अफेयर्स को लाने की कोशिश करता हूँ, आगे फिर से लेके आऊँगा। आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कई सारे हैं, इसमें भी 4 से 5 रहते हैं, क्योंकि आपका जो लेवल है वो इतना ही रहेगा। आपके क्वेश्चंस का जो कहने का कह सकते हो कि करंट अफेयर्स भी आपके 4 to 5 क्वेश्चन ही आएंगे। तो इस तरीके से मैं लेके आता हूँ। अगर हो सकेगा तो यूपी के करंट अफेयर्स का मैं एक पूरा आपका कंबाइंड करके एक क्लास करा दूंगा, तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जाऊँ मैं, भूत राजा जा रहा हूँ भाई। हाँ तो वो बातें करना जरूरी है कि अगर आपको अच्छा लगेगा बस, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कि हम लोग कभी कभी पढ़ते भी बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बातें भी हो जानी चाहिए। हाँ मैं ज़्यादा मजाक वजाक तो ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग कर लेते हैं मैं उससे हंस लेता हूँ। थैंक यू भाई सभी को। अब आज की क्लास आपको बेस्ट लगी, बस अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। आप अपने साथियों से भी बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें। और हमारे जो आपका छोटा सा परिवार इसका है इन यादविन स्मार्ट क्लासेस का, इस परिवार को आप ही बढ़ा सकते हो, और आप ही की मेहनत है, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े रहते हो, पूरी क्लास देखते हो। इसमें आपकी भी, हमारे द्वारा एफर्ट्स तो लगते ही हैं, लेकिन आप पूरी क्लास देखते हो, नोट करते हो, सारी चीज़ें आप कमेंट भी करते हो, तो आपका भी फोकस बहुत अच्छा रहता होगा। और मुझे लगता है कि आपका क्वालिफाई एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। और इसी के साथ में शुभ रात्रि सभी के लिए, शुभ रात्रि। 1100 रुपये भाई। वहाँ मेरठ वाले सभी स्टूडेंट लाइक करें भाई। हाँ जी महादेव की बातों को माने। बाय भाई, चलिए सभी अब कह रहे हैं अब जाओ जाओ, बहुत देर हो गई। तो इसी के साथ में गुड नाइट, शुभ रात्रि। और फिर मिलेंगे हम कल फिर से आपको 9 बजे। बाकी की क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हो। बाकी सब हमारे पे शेड्यूल लग जाते हैं, आप उन पे जाके चेक कर सकते हो जो क्लासेस चल रही हैं। और इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।